हाय मित्रों, नमस्कार। देखते हैं ईवीएस पेडागोजी और इसमें हमर चश्मा किधर गया। रुकिए, माथा पे कनगोजर लगाते हैं। टीएलएम मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण या अधिगम में सहायता जो करे, जो बच्चों के विषय वस्तु को रोचक बना दे, अधिगम सुग्राह्य हो, सरलता के साथ सिखाया जा सके, वो सभी उपकरण हैं। कैसे? शिक्षण में अधिगम में सहायता करने वाले वस्तु सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का होता है फुल फॉर्म। ये टीचिंग एड्स हैं, मटेरियल। कहता है कि शिक्षण सहायक सामग्री वैसे उपकरण है, वैसे वस्तु है, वैसे साधन है जिनके माध्यम से विद्यार्थी को किसी विषय को, किसी प्रकरण यानी टॉपिक को अधिगम करने में, सीखने में सरलता, रोचकता और प्रभावशालीता बन जाती है, प्रभावी बन जाती है, सरल बन जाती है, आसानी से बच्चे सीख जाते हैं। और हम सभी जानते हैं टीएलएम क्या? दृश्यात्मक, देखने वाला, श्रव्यात्मक, सुनने वाला, और तीसरा होता है सुनना और देखना, दोनों प्रकार का, ए भी ऑडियो विजुअल। और एक चौथे प्रकार का भी होता है क्रियात्मक सामग्री, क्रिया करने वाला, लर्निंग बाय डूइंग। पशु पक्षी चिड़ियाघर को में जाकर के बच्चे ने देखा तो उसे आप क्या कहते हैं? क्रियात्मक सहायक सामग्री, क्रिया वाला। होता तो यूं कि तीन ही विशेषकर है, लेकिन आपके उपकरण में दे दिया जाए, आपके क्वेश्चन में, कि पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या फिर दे दिया कि वीडियो का कटिंग। वीडियो कटिंग ये क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स है। लेकिन चौथे ऑप्शन में आपको दे दे क्रिया सहायक सामग्री या क्रियात्मक हस्तपरक सामग्री, करके सीखना, या भ्रमण विधि, रोल प्ले, चिड़ियाघर का भ्रमण। ये सब ना डियर एक्टिविटी बेस्ड होते हैं एड्स, यानी कि क्रियात्मक, गतिविधि आधारित। और आप उन्हीं का उत्तर का चुनाव करें, पहले वैसे ही उत्तर का चुनाव करें। खोज गतिविधि, अन्वेषण, जांच पड़ताल, वर्षा क्यों हो रही है, बच्चा खुद से चिंतन करेगा। ये सब क्रियात्मक यानी क्रिया करके सीखना कहलाते हैं। एक प्रश्न में था निर्देशित खोज। हालांकि निर्देश, बच्चा रोबोट नहीं है कि आप निर्देश दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, नहीं। इंग्लिश में उसी के दिया था गाइडेड, यानी गाइड। टीचर क्या होता है ना, गाइड का रोल करता है, परामर्श का, इसके फोल्डिंग, थोड़ा बहुत मदद देता है। तो गाइडेड डिस्कवरी या गाइडेड ह्यूरिस्टिक करना, गाइडेड डिस्कवर करना, तो वो सही हो जाएगा। गाइडेड निर्देशित खोज, निर्देशित ह्यूरिस्ट, अन्वेषण, तो वो सब इसी के अंतर्गत जाता है। और ये हमारा उत्तर आप ले लोगे। ऐसा नहीं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ले लिया, या फिर आपने ले लिया कि वीडियो क्लिप्स या टेलीविजन, दूरदर्शन के माध्यम से। इन सब से ज्यादा, क्योंकि बच्चा तो टीवी में ना देखा जी, वीडियो क्लिप्स में ना देखा, और आंखों से जब देखेगा, दिमाग से, संज्ञान से चिंतन करेगा, तो वो वाला उत्तर ज्यादा सटीक होगा। यानी क्रियात्मक सहायक सामग्री आपको उत्तर में ले लेना है। चलिए एक एक करके हम लोग सभी को देखते हैं। नाम याद रख लीजिएगा। विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री, दृश्यात्मक, देखने वाला। आवाज नहीं आएगी इसमें, देखोगे आप। प्रेजेंटेशन आप देख लो, मानचित्र देख लो, ग्लोब देख लो, ये सब क्या है? श्याम पट, ये सब दृश्य सामग्री है। कहते हैं श्रव्य, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, श्रव्य सामग्रियां हैं ये सब। रेडियो, समाचार रेडियो से सुनते हैं ना, तो ऑडियो एड्स हैं। कहते हैं दृश्य और श्रव्य दोनों होगा, ऑडियो विजुअल एड्स। तो ए भी मटेरियल या एड्स। उम्मीद करता हूं समझ चुके। टेलीविजन, आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर जो होता है जी, ओ भी प्रोजेक्टर, ओवरहेड, ओवरहेड, हेड के ऊपर से क्या निकलता है? किरण। और क्रेन, किरण होता है क्या? प्रक्षेपी। पहले के सिनेमा में आपने देखा होगा, टिकट्स कटा के बैठ गए, टिकट्स कटा के, टिकट कटा के, और ऊपर से जो है ना किरण निकलती थी, मारता था फ्लैश एकदम पीछे से, सिनेमा हॉल में, मस्ती से एकदम, वाह
डैश को डैश आते हैं क्या क्या नजारे, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। नहीं जी, औजार नहीं तो पीछे से मारता था एकदम। खैर अपन को इस पे ज्यादा जोर देना है, रोल प्ले, ड्रामा मेथड, खोजी अधिगम, ह्यूरिस्टिक। अब देखिए इसी में रह जाइएगा, आगे बढ़ने दीजिए थोड़ा सा। कहते हैं दृश्य सामग्री पढ़ लिया जाए, क्या क्या बोल रहा है दृश्य सामग्री। सब में वही होगा, कल्पना परक चिंतन, ज्ञान की खोज, अन्वेषण, लेकिन सबसे ज्यादा चौथा में होगा विकसित। हाय हाय, कहता है आंखों से देख करके, आंखों से तूने ये क्या पढ़ लिया, बचुआ हमरो सभे कुछ समझ गया। आंखों से देखना, लर्निंग थ्रू सीइंग, देख करके ज्ञान को प्राप्त करना, दृश्य सामग्री कहलाती है, विजुअल एड्स कहलाती है। उदाहरण के लिए श्यामपट ब्लैक बोर्ड, चित्र कहता है ग्राफ पेपर या ग्राफ या चार्ट पेपर दीवारों पर टंगी रहती है, देखते हैं। कहते हैं पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र, बोलती थोड़े है मैगजीन्स न्यूज़पेपर, इन्हें आप आंखों से देखते हैं। नक्शा मानचित्र, और नक्शा मानचित्र को ही आप स्थानिक चिंतन भी कहते हैं। स्थान दूरी दिशा, स्थानिक चिंतन, इसी में लिखा रहता है दिक स्थानी समझ। स्थानिक है ना, इसी में जोड़ देता हूं दिक स्थानी, यानी दिशा स्थान से संबंधित। इसी में रह जाता है ज्यामितीय चिंतन, ज्यामितीय चिंतन। तो ये सब में क्या चीज कॉमन मिलेगा ना, मानचित्रण कौशल, चित्रण कौशल, स्थान दूरी दिशा का कॉन्सेप्ट समझ में आना। स्थान दिशा दूरी, प्लेस डायरेक्शन डिस्टेंस, इन सब को आप क्या कहेंगे, दिक स्थानीय समझ, पोजिशनल थॉट, ज्यामितीय चिंतन, जियोमेट्रिकल थॉट, मैपिंग स्किल, मानचित्रण कौशल, और नक्शा तो आप सिंपल ही जानते ही हैं। खैर अपन पढ़ रहे हैं दृश्य वस्तु, मॉडल, प्रदर्शन, प्रदर्शनी मेला लगती है, हाँ प्रदर्शन मेला। ग्लोब से पृथ्वी का आकार थर्माकोल के कटिंग पर दिखाया जाता है, विभिन्न गतिविधि को दिखाया जाता है। फिल्म पट्टियां स्लाइड करते हैं, अभी ना एकदम डायरेक्ट चल रही हैं, पहले फिल्म पट्टियां स्लाइड्स स्लाइड करते हैं। ये सब प्रत्यक्ष रूप से आप डायरेक्टली आंखों से देखते हैं, लेकिन अमूर्त चिंतन वो हमारा प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। टिकट, ये सब विश्वसनीय सामग्री है। समय सारणी, टिकट, समाचार पत्र, बस का टिकट एक शिक्षिका दिखाती है, रेलवे का टिकट दिखाती है प्रत्येक दिन, भोजन का मेन्यू दिखाती है, होटल की सूची दिखाती है। ये सभी आपके विश्वसनीय मानक सामग्री या प्रामाणिक सामग्री कहलाते हैं। ईवीएस में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी क्वेश्चन आने लगे हैं। वास्तविक जीवन से जोड़ना, कौन सा कौशल विकसित होगा, अवलोकन, अवलोकन देखना, ऑब्जर्वेशन स्किल, देखने का कौशल। अवधारणा मानचित्र किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग, मैंने बताया था ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, यानी कि मस्तिष्क में एक प्रकार का नक्शा उभरना, एक प्रकार का मैप, मानसिक मानचित्रण भी कहलाता है। अवधारणा मानचित्र या संकल्पना मानचित्र लिख लीजिएगा, कहलाता है। इसी को चिंतन करना भी बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, अर्थात मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क मंथन, मानस मंथन। मानस मंथन, मानस मंथन, माथे में मथना किसी समस्या को और फिर सॉल्यूशन निकल जाता है। क्या होता है इसमें, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट का, एक अवधारणा का दूसरे से संबंध निरूपित करते हैं।
ये प्रश्न बनाने में मदद करेंगे। तो ये सभी मित्रों क्या थे हमारे दृश्यात्मक सामग्री। आइए देखते हैं ऑडियो एड, श्रव्य सामग्री। कानों से आप किसी सूचना को सुनते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि। पहले चलता था ग्रामोफोन। कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्यात्मक और श्रव्यात्मक दोनों प्रकार की बातें होती हैं। इसमें ना अधिकतम इंद्री, सेंस ऑर्गन्स किसे कहते हैं? इंद्रियां। गत्यात्मक हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, स्किन, ये इंद्रियां हैं। बच्चा घुरकता घुरकता गया, आयरन में सट गया। किससे बच्चे ने जाना गर्म चीज? त्वचा से। जीभ पर आइसक्रीम को रखा, ओ ठंडी होती है, तो मुंह के माध्यम से, यानी मुंह रूपी इंद्री। जीन प्याजे में यही तो होता है 0 से 2 वर्ष में, इंद्रियात्मक अवस्था, सेंस ऑर्गन्स वाला, सेंसरी मोटर स्टेज। तो इंद्री, आंख, नाक, कान, मुंह। फिल्म देख रहा है, अरे वाह, पैर भी हिल रहा है, शारीरिक क्रिया भी हो रही है। हॉरर मूवी देख रहा है, यानी कि एवी एड्स देख रहा है, ऑडियो विजुअल दोनों प्रकार का उपकरण बच्चा देख रहा है। तो उनके सारे ज्ञान इंद्रिय, संज्ञान, आंख, नाक, मुंह, त्वचा, और साथ ही साथ क्रिया करने के लिए पैर भी हिलता है, कोई गाना बजता है तो सारे ज्ञान के इंद्रियां, ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं। उत्तर होगा बेहतरीन। लेकिन इससे भी ज्यादा दमदार होगा आपका क्रियात्मक सहायक सामग्री, क्रियात्मक, क्रिया वाला। चलिए उसको पढ़ लेंगे बाद में। पहले तो आप देख लो दृश्य श्रव्य सामग्री। इसमें भी यदि 3D, त्रिआयामी यदि हो जाए वस्तु, सामग्री, 3 डायमेंशनल, यानी कि उठा हुआ, उभार वाला, जैसे घनाभ, 3D मटेरियल देखते होंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी पे, एकदम लगता है लाइव है, जीवंत, जैसे कि अब फिल्म से निकल आएगा, जिंदा महसूस होता है। वो सब वस्तु कैसा? त्रिविमीय, त्रिआयामी सामग्री कहलाती है वो। जब ऑप्शन में नहीं मिलेगा ना क्रियात्मक वाला, क्रिया वाला, ये वाला, तब आप जो है इसी का चुनाव कीजिएगा, त्रिआयामी। इससे क्या होता है ना, वास्तविक अनुभव का अनुभूति होता है। कोई टाइगर है, कोई शेर है, फिल्म में दिखाया जा रहा है, एकदम जीवंत है, जैसे लाइव, जिंदा, अब बाहर निकल आएगा जैसे। तो वो सब क्या? त्रिविमीय है, भौतिक वस्तु, मूर्त वस्तु, वास्तविक जीवनानुभव करवाती है, वास्तविक जीवनानुभव, वास्तविक वस्तुएं। अच्छा, वास्तविक वस्तु को क्या कहेंगे? रियालिया। कहते हैं वास्तविक वस्तु को कहा जाता है रियालिया, इंग्लिश वर्ड है रियालिया, याद रखिएगा। प्रश्न में रेयालिया भी दे दे तो घबराइएगा मत, रियालिया ही है। रियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियालिया। वास्तविक के जो पदार्थ होते हैं ना बाहरी जीवन के, जैसे टिकट एक शिक्षिका लेते आई बच्चों को दिखाने के लिए, मानचित्र, ये सब वास्तविक वस्तुएं रियालिया के अंतर्गत आते हैं। कोई नमूना, स्पेसिमेन, पेपर कटिंग का नमूना, मॉडल इत्यादि, वास्तविक जिससे अवलोकन होगा, वास्तविक अनुभव होगा, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस का जो करवाती है, उन्हें हम कहते हैं 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स। हाँ, वो एड बीमारी वाला ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नहीं कोई मार दीजिएगा क्या लुकेसरी माय वाला बीमारी हो गया, वो ना। हाँ, तो मनोरंजन के साथ, रोचकता के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोधगम्यता, बोधगम्यता, बोध माने बोधन, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग के साथ ज्ञान बच्चे के मस्तिष्क में अस्थायी रूप से रच बस जाता है। टेलीविजन के माध्यम से, फिल्म पट्टियां के माध्यम से, प्रोजेक्टर को प्रक्षेपी यंत्र कहते हैं। सिर से ऊपर प्रक्षेपण होता है, इसलिए सिर ऊपरी प्रक्षेपी यंत्र, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहा जाता है इसे। ओभी माने ओवर हेड प्रोजेक्टर, सिर ऊपरी प्रक्षेपी यंत्र या प्रक्षेपण। पीछे से सिनेमा हॉल वाला मारता है लाइट, एकदम प्रक्षेपण, प्रोजेक्ट करता है लाइट को
चित्रों को, तो सिरोपरी नाम पड़ गया। तो देखिए 3D मटेरियल में ही ये जो तीसरा वाला आप पढ़ रहे हैं ना, दृश्य श्रव्य सामग्री, इसी के अंतर्गत ये वाला जो है त्रिआयामी सामग्री है। कठपुतली दे दिया गया था प्रश्न में, गुड्डे गुड़िया कठपुतली, तो कठपुतली से भी बच्चे की अधिकतम होती है ज्ञानेंद्रियां सक्रिय। कठपुतली बच्चे में वास्तविक अनुभव करवाता है, जीवनानुभव संदर्भ से जोड़ करके ज्ञान को प्रकट करता है। पेनोड्रामा की तरह डायोरामा ड्रामा जो होता है, कहता है मॉकअप आगे बढ़िए, कहते हैं क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया, बच्चे ने नदी तालाब पोखर या चिड़ियाघर में पशु पक्षी को खुद से जाके देखा, किताबों में नहीं, किसी वस्तु से नहीं, आंखों से देखा, क्रिया करके हाथ पैर को चलाते हुए गया और जाकर के उसने चिड़ियाघर में भ्रमण किया। या फिर चिंतन करना, खोज करना, ये सभी क्रिया सहायक सामग्री हैं और इनमें सबसे ज्यादा ज्ञान का अनुभव प्राप्त होता है, इंद्रियों का उपयोग होता है सर्वाधिक। कहता है उदाहरण के लिए फील्ड ट्रिप मेथड, भ्रमण विधि, एजुकेशनल टूर पे ले जाया जाता है बच्चे को, बहुत सारे स्कूल में 1 तारीख को पिकनिक पे ले जाया जाएगा, वो सभी भ्रमण विधि है। किसी लाल किले का भ्रमण करवा दिया गया, ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण, किसी म्यूजियम को घुमाने के लिए ले गए, किसी गार्डन में हम चले गए, बच्चों को पशु पक्षियों से हमने रूबरू करवाया। ये सभी मित्रों क्रियात्मक सहायक सामग्री हैं। इसी को गतिक कौशलात्मक सामग्री भी बोलते हैं। परिवार और समुदाय की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। किसके लिए? ज्ञान के कौशल के लिए या क्रियात्मक सहायक सामग्री के लिए। परिवार का भूमिका, हमारा परिवार कैसा है, क्या चिंतन करने के लिए अवसर देता है कि नहीं, केवल नंबर योगात्मक आकलन की तरफ तो नहीं बढ़ाना चाहता, रचनात्मक होना चाहिए। परिवार कहता है फैमिली, कम्युनिटी, हमारा सोसाइटी, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा परिवार और समुदाय से भी सीखता है, उसी से मेन तो सीखता है। स्थानीय ज्ञान, निकटस्थ ज्ञान प्राप्त करता है और तब फिर वैश्विक ज्ञान, निकटस्थ से वैश्विक ज्ञान। पुराने समय का यातायात माता पिता या बुजुर्गों से, कि पुराने समय में बैलगाड़ी चलते थे, बुजुर्गों से पता करें, सर्वे करें, यातायात के बारे में पता चलता है। भोजन संरक्षण, उस समय दादी उस समय बिया वगैरह, बीज वगैरह कैसे आप संरक्षित रखते थे बेटा? हम सूखी लौकी जो होती थी ना, उसमें जो है ना नीम वगैरह पत्ता डाल देते थे, बीज को अच्छे से हम प्रिजर्व करते थे, प्रिजर्वेशन, संरक्षण। तो प्रश्न दिए जाते हैं आपके, बुजुर्गों से पता करें, समुदाय से पता करें, सर्वे करें, जल का सर्वे, भोजन का सर्वे। अभी प्रश्न देखेंगे आप लोग करेंट ताजे ताजे। मकान की बनावट इत्यादि। पहले के समय में दादा कैसन मकान बनता था बेटा? फूसो के मकान बेटा रही, तोरा समय महला दू महला, हमरा तो लकड़िए से बना देता, खच खच सांप गिरत रहीस बेटा, का बताइयो, एक दिन थलिए में गिर गया हमरा। तो दादा या बुजुर्ग, परिवार के समुदाय के सदस्य पूर्वकालिक अनुभव को चर्चा के माध्यम से साझा करते हैं, इससे भी वास्तविक अवलोकन होता है। अच्छा, वहां क्या करेंगे सर्वे में? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, उसके घर पे जाके तो नहीं करोगे, इसलिए प्रयोग वाले, एक्सपेरिमेंट वाले ऑप्शन से आप बचना, उसको छोड़ देना आप। इससे ज्ञान चिरकालिक यानी लंबे समय तक बना रहता है, अर्थपूर्ण, दीर्घकालिक, मीनिंगफुल, सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिलता है इससे, सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिलता है इससे। ये 21वीं सदी में डिजिटल कौशल, तकनीकी शिक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आप उतना ब्रह्मांड नहीं पढ़ना है आपको। तो ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या बच्चों को तकनीकी शिक्षा से लवरेज लैस करना चाहिए? हाँ, डिजिटल तकनीकी शिक्षा से, नवाचार से,
नवीनीकरण से बच्चों को जोड़ना चाहिए, तभी तो आधुनिक समय के बारे में ज्ञान का बोध हो पाएगा। यह केवल धारणा नहीं है 21वीं सदी में डिजिटल कौशल का महत्व, ये केवल ऐसा नहीं, केवल मानना भर नहीं है, सत्य है कि समय के साथ जो नहीं चलता ना वह पीछे छूट जाता है। बदलते शैक्षिक परिवेश में, माहौल में, चाहे शिक्षक हो या छात्र हो, दोनों को डिजिटल युग, तकनीकी शिक्षा विकसित करनी चाहिए। नए नए कौशल माने नवाचार, इनोवेशन, नवाचार, नया विचार, इनोवेशन, INNOVATION, इनोवेशन से जोड़ना चाहिए। सूचना एवं संप्रेषण का कौशल इससे विकसित होगा बच्चे में। आज तरह तरह के जीपीटी, चैट जीपीटी, तरह तरह के एकदम गूगल्स, मीडिया के प्रयोग से बच्चे जो है दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो 21वीं सदी के लिए बहुत जरूरी सूचना एवं संप्रेषण कौशल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ पाते हैं बच्चे। चिंतन, समस्या समाधान के कौशल विकसित हो पाते हैं। स्वनिर्देशित अधिगम, यानी बच्चा खुद से निर्देशित, स्व, कोई दूसरा चला नहीं रहा है उसे, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्किल विकसित हो पाता है इससे। कहते हैं डिजिटल कौशल यानी तकनीकी शिक्षा, याद रखिएगा, तकनीक पूर्ण शिक्षा विकसित होती है, वास्तविक जीवन से जोड़कर चूंकि ये शिक्षा देती है। आप देख लीजिए गूगल बाबा में निपैंथिस घटपर्णी पौधा, तुरंत डाले, फोटो दिखा दिया, बच्चा बहुत अच्छे से समझ गया, वास्तविक जीवन से जोड़कर समझ गया। वरना पुराने समय में कहां, पुराने जमाने में इतनी डिजिटल तकनीक थोड़े थी, आज तकनीक है। मारा बाबा को, एकदम गूगल बाबा को तुरंत फोटो दिखा दिया, आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, कौन कैसा पौधा होता है, असम के घर कैसे कैसे, मधुमक्खियां, बर्रे, मकड़ी, अर्थवर्म, सारे कौशल को चित्रों के माध्यम से आज आधुनिक युग में आप बेहतर समझ सकते हैं। बस चैप्टर में इतनी ही बातें हैं और इतने ही प्रश्न आपके बनते भी हैं। क्या बुनियादी कौशल से लैस होना चाहिए? इससे क्या होगा बच्चे में? संज्ञान क्षमता का विकास होगा, सृजनात्मकता, चिंतन का विकास होगा, कौशल का विकास होगा, बच्चे में निपुणता आएगी, निपुणता, मास्टरी, प्रोफिशिएंसी, दक्षता। कहता है बदलते हुए समय में 21वीं सदी में आज डिजिटल कौशल, तकनीकी शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। तकनीकी शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। यदि शिक्षक डिजिटल रूप से, नवाचार से दक्ष नहीं होगा ना, तो छात्रों को भी नवाचार, तकनीकी युग से नहीं जोड़ पाएगा, लैस नहीं कर पाएगा, डिजिटल मॉडर्न स्टेज से, मॉडर्न एज से, मॉडर्न पीरियड से नहीं जोड़ पाएगा। आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट का प्रयोग करते हैं, इसी में ना आप देखिए, आपको ईवीएस में आता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ये देखिएगा, इसे गौर फरमाइएगा। सिंक्रोनस तुल्यकालिक, मुंह देखा देखी पढ़ाई, वीडियो कॉलिंग, हाँ, लेकिन पता चला मैसेज कर दिया, 1 घंटे बाद दे रहे हैं जवाब। अतुल्यकालिक, एसिंक्रोनस। तुल्यकालिक शिक्षण किसे कहते हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी या फिर लहरों के नैयर का बेटी और मम्मी वीडियो कॉलिंग पे लगी हुए, पहुना के तरह थीम रखियो,
जो सब रुपया है ना कमा के 1 तारीख को अपने पास रखना, सास के नहीं लिए देना। हाँ पता न ओकरे अलो है अतहू कभी सास बनेगी नहीं पता, ओकरा पते नहीं बहन को। हाँ 50 पैसा घर तोड़े में हाथ रहता है। सर तोड़ा की हाँ हमको सीटेड से लेना है, सही बात बोले। हाँ रोज पता नहीं किचिर किचिर कोची पढ़ेगी, कोची एकदम बात करेगा, रोज का धंधा है। पहुना आइला खाना खाई, कोची पहनी, हाँ नाती का ना अच्छे से रखना, ठंडा का समय हो गया जना कि वो एकदम लोलिया है। हाँ ओकरा दिमागे ने अरे सप्ताह में 2 बेर 3 बेर गप कर लो, रोज सुभिन्नी भोरे संझकी सवेरे। हाँ तो खैर आपको तुल्यकालिक देखना है, प्रश्न पूछ लिया गया था। जैसे कि देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म पूछा था आपसे, सूचना संप्रेषण तकनीक। कहता टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी क्या है सिंक्रोनस, लाइव वीडियो क्लास, जूम मीटिंग, गूगल मीट, ये सब है क्या। वायरलेस क्लासरूम माइक्रोफोन, वायरलेस एकदम क्लासरूम से ही बच्चे डायरेक्ट घर बैठे पढ़ रहे हैं लाइव। कहते हैं लाइव डीटीएच प्रोग्राम प्रसारण, शैक्षिक टीवी प्रसारण, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, कहता है संचार तकनीक के साधन हैं। एक प्रश्न में दे दिया था क्या ना, नाली, तो हम की बोले अरे नाली तो बोलेगा नहीं भाई, तो नाली तो और तुल्यकालिक हो गया। बोल दिया दुकानदार, दुकानदार, हम बोले अरे दुकानदार तो तुल्यकालिक होगा भाई। दुकानदार कहे बिरगुन चाचा देखे खेसारी का दाल 2 किलो, तो उधर से वो हो बोलिस, तो दोनों का हो गया आदान प्रदान। अब जब दोनों आदान प्रदान होगा हम ओकरा तुल्यकालिक कर देंगे, सिंक्रोनस ना। और कहेगा एक बेर में एक, जैसे वॉकी टॉकी, हेलो अल्फा चार्ली, हेलो इधर सब ठीक है, ओके, थोड़ी देर में ओके ओके, ओवर ओवर। एक बेर में 1 गोटा ना बोल पाएगा, 2 गोटा ना है, तो वो अतुल्यकालिक है वो वॉकी टॉकी भी। हाँ फोन पर की जाने वाली वीडियो कॉलिंग, मुंह देखा देखी बात, सिंक्रोनस है, तुल्यकालिक है। तुल्यकालिक को ही समतुल्यकालिक भी प्रश्न में बोला गया है, समतुल्यकालिक एक ही चीज है, इंग्लिश देख लेना, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस कहेगा फोन पर की जाने वाली बातचीत, हाँ वो भी तुल्यकालिक है। वॉकी टॉकी समझे ना, वॉकी टॉकी है सिंक्रोनस, एक बेर में 1 आवाज उभरता है, फोन की तरह नहीं। कहा सुनो तो मेरा बात, अरे तुम सुनो तो तुम वो भी उधर से बोल रहा है, दोनों दिए जा रहा है, बात करते हो, फोन रख दिया फिर भी बात कर रहे हो। कहते हैं सूचना तकनीक के संचार साधन से संबंध, श्रव्य दृश्य साधन, मौखिक सूचनाएं, प्रत्यक्ष जानकारी, यानी कि ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, आप जानते हैं तकनीकी शिक्षा से। इसे देख लेंगे आप। कहता है सिंक्रोनस के अंतर्गत लाइव ऑनलाइन क्लास भी आता है, वेबिनार, जैसे सेमिनार होता है ना, सेमिनार चल रही है, जोरदार तालियां, इन्होंने अपने किस्मत के सितारे बदल लिए हैं और अभी मात्र 1 दिनों में डायमंड बन गए हैं, 1 दिन में। और आज इनकी फी है, इनकी कीमत है, इनकी कीमत बोल रहे हैं हम, इनकी कीमत, आज इनके मेहनत का दाम मिल रहा है 1 दिन का 8 करोड़ रुपये। बिग हैंड फॉर मिस्टर देवेश कुमार दिवंगत पंडित। हाँ वर्चुअल क्लासेज, ये देखिए वर्चुअल शब्द बुझते हैं कि नहीं, वर्चुअल अमूर्त क्लासेज, एकदम दूर देखा, घर बैठे पढ़ाई। कोरोना काल में काफी चल रहा था वर्चुअल क्लास, वर्चुअल नॉट फिजिकल, फिजिकल तो हम और आप हैं, फिजिकल मुंह देखा देखी पढ़ाई, भौतिक क्लास, मूर्त कक्षा, घर बैठे पढ़ाई को वर्चुअल क्लास कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये सभी समतुल्यकालिक हैं, तुल्यकालिक है यानी सिंक्रोनस है। और अतुल्यकालिक को देख लेते हैं।
असमतुल्यकालिक को देख लेते हैं, एसिंक्रोनस को देख लेते हैं। ए लग गया है, उम्मीद करता हूं समझ चुके हैं आप। रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास ये बाद में जाएगा। डायरेक्ट आप चैट तो नहीं कर सकते हैं, ये बाद में छोड़ेंगे ना। डायरेक्ट आप चैट तो नहीं कर सकते हैं, तो डाउनलोडेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, ये क्या है? एसिंक्रोनस। शैक्षिक वेबसाइट www.com पर आप गए, वहां तो पहले से ना पड़ा हुआ है जी। कोई कमेंट्स करेंगे तुरंत थोड़े रिप्लाई मिल जाएगा, जो पहले से है वेबसाइट। कहता है LMS मूक, अच्छा मूक क्लासेज, मूक कोर्सेज नहीं जानना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, PDF फाइल, कहता है डिजिटल नोट्स। एक तरफा है ना, आप थोड़े बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल आधारित शिक्षण, मोबाइल पर पड़ी हुई पहले से PDF इत्यादि, अब मोबाइल पे लाइव क्लास ले रहे हो आप, तब तो वही आपका सिंक्रोनस हो जाएगा। उदाहरण के लिए लाइव YouTube है तब तो सिंक्रोनस, और रिकॉर्डेड क्लास वाला YouTube है एसिंक्रोनस। कहता है ऑनलाइन नोट्स, नोट्स ना दिया जा रहा है जी, वो तो छपी हुई है पहले से रिकॉर्डेड, तो वो भी एसिंक्रोनस। असाइनमेंट जो अपलोड कर दिया गया है वो भी है एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। और देखेंगे सूचना तकनीकी के विभिन्न संचार साधन, और भी कई सारे साधन हैं जो कि प्रिंटेड, प्रिंट को क्या बोलते हैं? मुद्रित, मुद्रित को ही बोला जाता है डियर निवेशित या निवेश, निवेशित। तो निवेशित कम्युनिकेशन के साधन, रिसोर्स, मटेरियल। मुद्रित संचार साधन, पत्र पत्रिकाएं, संदर्भ ग्रंथ, उस क्वेश्चन को जो क्लियर करेगा वो वाला ग्रंथ, या हिंदू धर्म से संदर्भित, मुस्लिम धर्म से संदर्भित ग्रंथ, लाइब्रेरी की सामग्रियां, पत्र पत्रिकाएं, तरह तरह के गैजेट्स, पाठ्य पुस्तकें, ये अधिकतर, हम तो कहते हैं लगभग सभ्य एसिंक्रोनस होते हैं। क्योंकि ये किताबें, पाठ्य पुस्तक पहले से छपी हुई है, इनसे बात नहीं कर पाओगे आप। जब कहे कि एक बार में दोनों तरफ से जब हो जाए आदान प्रदान, एक ही बार में लाइव, जीवंत, तो आप सिंक्रोनस कहते हो, वरना एसिंक्रोनस। ज्ञान कैसा? स्थानीय से वैश्विक होना चाहिए EVS, या अन्य कोई भी विषय वस्तु, सरल से जटिल, स्थानीय से लोकल से ग्लोबल, नियर टू फार, नियर टू फार, निकटस्थ से दूरस्थ की ओर। देखें प्रश्नों में जो पूछा गया था, सिंक्रोनस का मतलब ना एकदम दोनों, परस्पर दोनों का ज्ञान आदान प्रदान, यानी इससे शब्द निकला अन्योन्याश्रितता, अन्योन्याश्रय संबंध, इंटरडिपेंडेंसी, दोनों का एक दूसरे से ज्ञान का अन्योन्याश्रय, पारस्परिक संबंध, इंटरडिपेंडेंसी वाला। सामाजिक अनुबंध बोले तो अंतःक्रिया, दोनों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ संबंध, एक दूसरे से जुड़ा हुआ संबंध क्या कहलाएगा? अन्योन्याश्रय संबंध, अन्योन्याश्रितता, सामाजिक अनुबंध या फिर अंतःक्रिया वाला संबंध। तो कौन कौन नहीं होगा? अब देखिए डाकघर, एक लाल वाला डिब्बा है,
उसमें जाके चिट्ठी गिराओगे, वो बोलेगी नहीं आपको। इसलिए ये भी एसिंक्रोनस है। कहता है एबेंडन्ड बिल्डिंग, परित्यक्त इमारतें, जो जर्जर हो गया है, जिसका एकदम मलबा गिरने लगा है, तो आदमी तो कोई रहेगा नहीं, अब ठक 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 उधर से कोई आवाज नहीं निकलेगा, यानी कोई उसमें नहीं होगा अन्योन्याश्रय संबंध, अर्थात अंतःक्रिया नहीं होगा। ये सब उत्तर में नहीं होगा। परित्यक्त इमारत, परित्यक्त जो इमारत ढह गया है, त्याग दिया है, पुराना खंडहर, उसमें से कोई निकलेगा थोड़े आपको आवाज देने के लिए। कहता है नाली, सीवेज ड्रेन, नाली, नाली बोलती थोड़े, आप कितनों उसको एकदम थू या फिर बच्चा से पोटी या सुसु करवा दीजिए, वो नहीं बोलेगा कुछ भी। लेकिन आप चले जाओगे पुलिस स्टेशन, जाइए तो तुरंत उधर से रिप्लाई मिलेगा, यानी दोनों का इंटरेक्शन होगा, अंतःक्रिया। पुलिस स्टेशन, दुकान, दोनों तरफ से बातचीत होती है जी। दुकान, दुकान का मतलब समझिए दुकान में बैठने वाला इंसान, पुलिस स्टेशन के भीतर बैठा हुआ हवलदार, दरोगा इत्यादि। तो आप जाओगे रिपोर्ट लिखाने, दोनों तरफ से बातचीत होगी। सिंक्रोनस में ले लिया गया था मित्रों, सिंक्रोनस में। कहता है डाकघर सिंक्रोनस के ऑप्शन में नहीं था, वहां ऑप्शन दिए थे लेकिन वो काट देना था आपको। परित्यक्त इमारत, कहता है नाली, ये सब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये सब एसिंक्रोनस होगा। ये यही नहीं, नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है जी, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, यहीं पे पीछा नहीं छोड़ता है। तो अतुल्यकालिक, एक बार तो प्रश्न में अन्योन्याश्रित संबंध निम्नलिखित में किसमें नहीं पाया जाता, तो नाली एगो ऑप्शन में दिया था, पुलिस स्टेशन दिया था, दुकान दिया था, नया नया भरा पूरा खुशहाल परिवार, ये भी ऑप्शन में था, खुशहाल परिवार भरा पूरा, तो वहां तो बहुत सारे लोग भी ना हैं, तो अन्योन्याश्रय संबंध है वहां पर। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कुछ लोग एकदम झुलसी मार करके एकदम देख रहे होंगे, अरे क्या पढ़ा रहे हैं, अरे यार इंपॉर्टेंट है बाबा। हमारी नजर 2018 से सीटेट की दुनिया में बनी हुई है, इसके सिवाय तो कुछ सोचा ही नहीं हमने, ना बैंक, ना एसएससी, ना रेलवे, ना कभी कुछ। इसलिए तो हम बेस्ट हैं। लोग कहते हैं हम नहीं बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी नहीं करते हैं। हाँ, टीचर जब से आया तो बीपीएससी एक को शामिल किए, चूंकि टीचर से जुड़ा हुआ है, इसलिए द बेस्ट रिजल्ट दे पाते। खिचड़ी नहीं है हमारे पास कि सबसे एकदम रोकड़ा कमा लेंगे, एकदम मास्टर का भी दिमाग लगा रहेगा, वो विषय पढ़ाना है, ये बच्चा को वो विषय पढ़ाना है, ये बच्चा ये वाला बैच में ग्रुप डी वाले में ये चैप्टर चल रहा है। हमारा दिमाग 24 घंटा सुबह शाम 8 याम बस सीटेट के बच्चे हमारे चेहरे के नजर घूमते हैं, इसलिए हम द बेस्ट दे पाते हैं। बस एक लक्ष्य, एक ही प्रकार का अनुसंधान, कम कमाओ ज्यादा बचाओ, बेहतर रिजल्ट दिलाओ। चलिए फिर देखिएगा, प्री रिकॉर्डेड क्लास, ब्लॉग्स, चैटिंग, मैसेजिंग, ये सब एसिंक्रोनस है। सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्ट डाल ना चुका है जी, बात थोड़े करेगा आपसे, पोस्ट, हाँ आप मैसेज करोगे, फिर उसके बाद 10 मिनट या 1 मिनट बाद रिप्लाई आएगा, लाइव रिप्लाई नहीं आएगा। लाइव कहता है सोशल मीडिया का पोस्ट, ब्लॉग्स, ईमेल, किसी को आपने ईमेल भेजा, आधा मिनट या 2 मिनट बाद रिप्लाई आएगा, 2 घंटा बाद आएगा, अगले दिन आएगा रिप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कहता है त्वरित संदेश, इंस्टेंट मैसेजिंग, त्वरित संदेश, आप जो मैसेज भेजते हो मोबाइल में, किसी को प्लेन मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, तो उसे आप बोलते हो त्वरित संदेश। डायरेक्ट थोड़े बात करोगे, आपने मैसेज भेजा, उधर से भी कोई मैसेज भेजेगा, लेकिन आपके भेजने के बाद ना भेजेगा, थोड़े तुरंत एकदम लाइव कर पाओगे। याद रखना, फंसते हैं लोग इसमें, त्वरित संदेश ये एसिंक्रोनस होता है, वो तुल्यकालिक। नोट, बाद में उत्तर मिलेगा, आंसर मिलेगा, ऑनलाइन आमने सामने नहीं, उसी को आप कहते हैं एसिंक्रोनस। चैटिंग, मैसेजिंग, वो सब। आप देख लो सिंक्रोनस में, कहता है फोन कॉल्स, यहां से एक बार देखिएगा, सिंक्रोनस तुल्यकालिक या समतुल्यकालिक कम्युनिकेशन, संप्रेषण, फेस टू फेस मीटिंग होती है, जिसमें फेस टू फेस, जिससे हम आमने सामने चैट करते हैं,
यानी ज्ञान या सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। कैसे भाई? ऑनलाइन चैटिंग। बाकी नीचे पढ़िएगा, देखिएगा, जैसे फोन कॉल्स, वीडियो कॉलिंग, वैसी वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन चैटिंग, मैसेजिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एकदम बड़े से प्रोजेक्टर में 4-5 गो लोग हैं, आमने सामने बातचीत हो रही है, टेली कॉन्फ्रेंस। ऑनलाइन चैटिंग, चैट भी तो दो प्रकार का, एक चैट मैसेज वाला होगा, चैटिंग मैसेजिंग, एक होगा ऑनलाइन चैट। ऑनलाइन शब्द ही लग गया तो इसको सिंक्रोनस बना दिया इसने। GIF पूछा प्रश्न में, गिफ्ट, भुक भुकाता हुआ चित्र मोबाइल पर भेजते हैं आप, वो बिन बोले है बातचीत, बोलता नहीं है गिफ्ट। गुड्डा या गुड़िया ऐसे भुक भुक करके ऐसे हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नहीं, या फिर चाय का प्याला ऐसे ऐसे करके ऐसे देगा नहीं, लेकिन बात मुंह से बोलता नहीं है, लेकिन आप उसे देखकर समझ जाते हो। तो हो गया शब्द, सीटेट ने पूछ लिया क्वेश्चन में, बिन बोले संवाद, बिन बोले बातचीत, सही बात है। और उत्तर में था GIF, ऐसे ही था, गिफ्ट, बिन बोले संवाद, बिन बोले संचार। कौन नहीं समझे? मोबाइल में सबके नहीं गिफ्ट आप भेजते हैं, GIF, गिफ्ट। एसिंक्रोनस में इधर कहता है ऐसा नहीं है कि अभी मैसेज किए और बाद में उत्तर रिप्लाई प्राप्त होगा। यदि ऐसा होता है तब तो फिर बाद में यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वो हमारा एसिंक्रोनस कहला जाएगा। एसिंक्रोनस जैसे प्री रिकॉर्डेड क्लास इत्यादि इत्यादि। चलिए ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, उम्मीद करता हूं अब आपको दिक्कत नहीं होगी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस से। अब थोड़ा क्वेश्चनों का मसाला हो जाए। चलिए देखिए, जब भी आपको मानचित्रण कौशल या चित्रण कौशल आ जाए, मानचित्रण या चित्रण कौशल, मैपिंग स्किल, समझ जाना स्थान, दूरी, दिशा, यहीं पर दिक स्थानीय समझ आ जाए। अभी मैंने बताया दिक स्थानीय समझ, मैप या मैपिंग स्किल, समझना स्थान, दूरी, दिशा या स्थान से जुड़ा समझ, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ विकसित करना। बच्चे ने जो लिख रहा है ना रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग वो सुधारना नहीं है। बी, बी कहता है लैंडस्केप खींचने के कौशल विकसित करना। लैंडस्केप, ये भारत का नक्शा है, यहां से यहां तक कर्क रेखा, ये सब खींचने में मदद करना। लैंड पर एक पैमाना, लैंडस्केप। कहता पूर्वानुमान और गणना के कौशल, सर होबे नहीं करेगा। अंतर्दर्शी समझ, चिंतनशीलता। प्रश्न क्या है? मैपिंग, मानचित्रण, मानचित्र या फिर चित्रण कौशल। तो इसके लिए हम यही लेंगे, स्थान, दूरी, दिशा या फिर दिक स्थानीय समझ या त्रिविमीय चिंतन को प्रोत्साहित करना। त्रिविमीय चिंतन, चिंतन, स्थानों के सापेक्ष स्थिति, पोजिशनल थॉट, प्लेस पोजीशन को डेवलप करना, यही सब उत्तर लिए जाएंगे। इस प्रश्न, ऐसे प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा। आइए, कहते हैं कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ होमवर्क बच्चा पूरा नहीं करता, तो आपका उपाय क्या होगा शिक्षक शिक्षिका के तौर पर? आप माता पिता से, सर आप ही माता पिता हो और ऐसे उत्तर कभी नहीं लिए जाते। कहता है वैकल्पिक और आसान होमवर्क दे दीजिए, तब उसकी कठिनाई का पता, जी हाँ, पता लगाइए आखिर क्या कमी है, ताकि वो कक्षा में ढल सके, समायोजित हो सके। ऐसा नहीं आसान कार्य दे दोगे, अरे सर वो भारी वाला कठिन कार्य कौन पढ़ेगा, वो भी तो पढ़ाना है आपको। इसलिए सी नंबर ना, किसी दूसरे बच्चे से होमवर्क पूरा करवा दोगे क्या? नहीं। अगला विकल्प कहता है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहन का उपयोग बैन होना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा, मतलब हुआ ये टॉपिक रखा, प्रकरण। अब सब बच्चा से इस विषय पे बातचीत किया, वाद विवाद किया, चर्चा यानी डिस्कशन। तो इसका ना ऐसा जो आयोजन रखा ना, इसका पर्पस क्या है भाई, उद्देश्य क्या है? देखिएगा 2 दिन कंटिन्यू करूंगा, आप खुद कहोगे अभी VS बनने लगी, अब बनने लगी। उद्देश्य क्या है इसका?
आधुनिक वाहन माने नैका नैका एकदम मोटर तरह तरह का 4 व्हीलर निकल रहा है, आधुनिक आधुनिक कहता है उसके लाभ क्या क्या है, इससे जानकारी रूबरू जागरूक बनाना, संवेदनशील सेंसिटिव जागरूकता प्रदान करना। किसके बारे में? टॉपिक क्या दे दिया? आधुनिक वाहन। अरे सर उसको 4 डीलर कार का बेचने वाला या क्या कुछ बनाना है जी? उसके लाभ पर उत्तर, लाभ और हानि दोनों यदि रहता तब हम ले सकते थे, लेकिन यहां भी गलत होने की संभावना। आधुनिक वाहन प्राचीन भी तो होना चाहिए, सब प्रकार के वाहन की जानकारी ना। और उसे लगता है 4 व्हीलर का ऑटो गैरेज खोलना है क्या? इस मुद्दे, ये बहुत प्यारा है, कहते हैं ये जो टॉपिक रखा है ना, ये जो मुद्दा, इस पर छात्र को ना कई दृष्टिकोण का सकारात्मक नजरिया, जागरूकता प्रस्तुत करने में यह मदद करेगा, कई दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त करने में यानी सराहना करने में मदद करेगा। एप्रिसिएटिंग, सराहना की अंग्रेजी दी गई है, एप्रिसिएट माने पॉजिटिव नजरिया। बी बहुत बेहतरीन है। सर सी क्यों गलत हो रहा है? देखिए ना, परिवहन डीजल वाहन पर कहता है बैन होना चाहिए, प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता, इसी से ज्ञान, इसी को ज्ञान पैदा करो। माने बंद कैसे होगा? कहते तो करेजो पे मूंग दर रहा है, वाहन चल रहा है तो वो सब बंद होना चाहिए। अरे आप तो इतना जानो, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है इस पर, आप उसका जान क्यों ले रहे हो? कुछ दूसरा विकल्प निकालना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूर्णतया बंद कर देना चाहिए। डी, यह छात्र का विचार को जानने में और फिर उसे सुधार करने में मदद करता है। आत्म आकलन, स्वचिंतन, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ करेक्शन का मौका दीजिए, खुद मत सुधार दो। तब तो आपने बच्चे को रोबोट बनाने दिया, रट्टू तोता, निष्क्रिय। कई दृष्टिकोण, ये उत्तर आपका द बेस्ट होगा। अगला है, कुछ हजार साल पहले, जी हाँ, अलबरूनी भारत के तालाब के बारे में वर्णन किया, आए हुए तो उज्बेकिस्तान से, और पुस्तक लिखा तहकीके हिंद, किताबुल हिंद, उसी का नाम भारत की खोज। और ऐसे ऑप्शन में कोड पहले देख लो, कोडिंग। आप देख रहे हो, या तो 3 ले सकते हो या तो 2 ले सकते हो, एक विकल्प आप फटाक से गलत करने की कोशिश करो, उसके बाद देखेंगे एक और गलत हो सकता है क्या। पहले कहता है ये जो किताबुल हिंद है, जो पुस्तक लिखा, ये एक एविडेंस, साक्ष्य, किसका? इतिहास के स्रोत के रूप में हो सकता है। बात सही है। ताम्रपत्र, अशोक की शिलालेख, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये खुदाई स्थल, तरह तरह के पुराण, वेद, ये सभी क्या है? एविडेंस है हिस्ट्री के, एविडेंस ऑफ हिस्ट्री, साक्ष्य के रूप में। आगे फिर ऑप्शन को देखें। मैं 2 दिन नहीं आऊंगा बाहर। तो इसकी सराहना, क्या कहता है? 1000 साल पहले, जी हाँ, डाक टिकट छपा हुआ था, आपकी पुस्तक कहती है सराहना करने में मदद करेगा इस तकनीक की। रिकॉर्डिंग कौशल में सुधार। देखिए रिकॉर्डिंग क्या है? बच्चे ने जो भी देखा उसे लिख लेता है डायरी में, उसी को कहते हैं अवलोकन को दर्ज करना या रिकॉर्डिंग करना। और ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सुधार तो बच्चे खुद करेंगे, और लिखने में, सुधार करने में ये मुख्य 100% वाला विकल्प नहीं होगा, सही वाला। ये इतिहास के स्रोत की पहचान करने में विद्यार्थी की मदद करेगा। ये बात तो सही है, इतिहास के स्रोत, यानी कि ए, सी और डी, आपका डी नंबर उत्तर है, डी। ये वही बात हो गई, आत्म सुधार का आकलन और रिकॉर्डिंग को सुधार देने, लिखने का कौशल विकसित करने में मदद करेगा। ये क्या भला? अब बच्चा ने अपनी आंखों से नहीं ना देखा है जी, कहता है अपने अवलोकन, यानी बच्चे ने जो भी देखा, जो भी पढ़ा है, यानी जो बातें लिख दी बस वही, नदी तालाब को खुद से देखा नहीं है, इसीलिए बी नंबर नहीं होगा। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति, देखिए एक विषय दूसरे से है जुड़ा हुआ, इसे एकीकृत कहते हैं, इंटीग्रेटेड कहते हैं, इसी को कहते हैं अंतःविषयक, एक विषय का दूसरे विषय के साथ समाकलन, समेकित, एकीकृत को ही कहते हैं समेकित, जी नोट किया जाए, समेकित प्रकृति, नेचर,
होता है। और ये सहायक है, मददगार है, किस में? कहता है विद्यार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और कॉन्सेप्ट की, कहता है आर्थिक, कौन गरीब है कौन अमीर है, आर्थिक संख्या कदापि नहीं लेना। आर्थिक संख्या, दी गई सूचना को डिटेल से पूरा एकदम पीएचडी की तरह पूरा डिस्क्रिप्शन विवरण से सीखना। भार को कम करने और विशिष्ट टॉपिक, टॉपिक को क्या लिखा? प्रकरण। टॉपिक देखिए, स्पेसिफिक टॉपिक्स, प्रकरण इंग्लिश याद रखिएगा, को पेश करने, प्रस्तुत करने में मदद करता है। भार को कम करना, लर्निंग विदाउट बर्डन। अरे सर, ये क्या है ना, पाठ्यचर्या के भार को कम तो करेगा और विद्यार्थी को ना मीनिंगफुल्ली सीखने में, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे विषय से, सामाजिक अध्ययन को हमने जोड़ दिया विज्ञान के साथ, हिंदी के साथ, तो ये एकीकृत प्रकृति सीखने में मदद। मैं जो सी लूंगा, बाकी दोनों तो मरिए गया, सी जो लूंगा और कहता है विशिष्ट विशिष्ट टॉपिक, सारे टॉपिक ना जी, खाली विशिष्ट टॉपिक को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने, रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुल्ली। डी बेस्ट। व्यापक संकेतक नहीं है। नहीं है सर, ईवीएस न पूछ रहा, ईवीएस में क्या समानता? हम भारत के लोग भारत के लिए, लोगों के लिए सहयोग करेंगे, एक दूसरे के प्रति न्याय करेंगे। अरे सर, दिमाग से सोचना उतना अलग ना हो गया जी, दिमाग से सोचना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये तो अलग है, संज्ञान से जुड़ा हुआ आंतरिक, और ये सब है ईवीएस की बातें, समानता, सहकारिता, सहयोग, न्याय, ये सब ईवीएस की बातें हैं। ये आपका जो है मेंटल संज्ञान का बात है। क्या है? कॉन्सेप्ट मैपिंग, अभी बताया है मैंने, किसे माइंड मैपिंग कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, ये कुछ अलग अलग रहा है, बस ये व्यापक संकेतक नहीं है। बी, पचाने की कोशिश कीजिएगा, सोचने की कोशिश कीजिएगा। पर्यावरण प्रश्न करने के एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। नियम का पालन को बढ़ावा, नियम का पालन, अरे चिंतन का बढ़ावा होना चाहिए। बच्चा रचनात्मक, सृजनात्मक, ज्ञान का अन्वेषक कैसे बनेगा, ये सोचना चाहिए। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए वाह, अनुशासन, कक्षा के अंदर ध्यान खींचने के लिए, क्या बात है, बच्चे का ध्यान खींचना, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। जिज्ञासा का मतलब है प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करना। तो प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करना, जिज्ञासा पैदा करना, क्यूरियोसिटी, मम्मा ये ठनका कैसे ठनकता है, मम्मा बिजली कैसे बनता है, मम्मा मम्मा बारिश कैसे होती है, सब जिज्ञासा है। तभी तो बच्चा नन्हा साइंटिस्ट बनेगा, नन्हा अन्वेषक कहलाएगा। आइए, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक एक्टिविटी से जोड़ना चाहती है। एक्टिविटी कहता है अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल हो। अब क्वेश्चन समझिए, कहता है अधिकतम संख्या में उसका सेंस ऑर्गन्स शामिल हो, इसके लिए क्या करोगे? हेलो, अभी तुरंत मैंने पढ़ाया है, ऐसे नहीं लागू कर रहा हूं।
अधिकतम संख्या में क्या कह रहा है? इंद्रियां शामिल हो। क्या हो? इंद्रियां शामिल हो। अधिकतम सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम इंद्रियां, सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम इंद्रियां शामिल हो। सेंस ऑर्गन बच्चे का, ज्ञान इंद्रिय, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, किसमें ज्यादा डेवलप होगा? कहता है एवी एड्स, इलेक्ट्रो वो ऑडियो विजुअल सामग्री, अभी पढ़ा आपने एवी एड्स। कहता है स्थान के लिए क्षेत्र बना, अर्घ्यमयो, नजदीक का। और कहता है कौशल के प्रदर्शन दिखाने के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्ति को आमंत्रित करना, कि समुदाय से जुड़ा हुआ, जैसे कि वो डॉक्टर है तो डॉक्टर के संदर्भ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे बुला लो। कहता है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। अब आप डी नंबर उत्तर ले रहे हो कि बी ले रहे हो मुझे नहीं पता, आप अपने उत्तर प्रस्तुत करो जी। आप अपने उत्तर प्रस्तुत करो, मैं भी देखना चाहता हूं कत्ते पानी में है। डी नंबर उत्तर लग रहा है ना? डी नंबर, डी नंबर प्यारा सा कि समूह चर्चा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, बोलिए। बहुत अच्छा। कहता है राजू को बोला, मम्मी पापा ने, दोस्तों ने समझाया, ओए राजू डैस ना करियो, डैस टूट जाता है। समूह चर्चा ही न कहलाएगा जी, लेकिन नहीं माना उसने। दोस्तों ने समझाया, मम्मी पापा ने क्या किया? सामूहिक चर्चा। नहीं कहेंगे उसे जी, लेकिन उसने नहीं माना। कब माना? माना जब टूट गया खुद का, तब वो भी गाने लगा, डैस टूट जाता है। यानी उसने खुद से भ्रमण करके अपनी नंगी आंखों से देखा पक्षी, तालाब, पशुओं को नियर बाय प्लेसेस, नजदीक स्थान में। और तब ना जानेगा इससे भी दमदार, तब न गा रहा है, तो लुट गए, लुट गए, तो लुट गए हम तेरी। मतलब उसके दिल पर खुद बीती आंखों के द्वारा। तो इससे बढ़िया विकल्प ये ना होगा तो फंसना काहे को जी? ये भी प्रश्न हमको 3 गो लोग पूछ चुके हैं, आज क्लियर हो गया होगा उनका। अभी आपने पढ़ा एवी एड्स, ऑडियो विजुअल, सोचने का सर है खेल बस, और कुछ है भी नहीं किया। आप कितना बेहतरीन सोच सकते हो, जितना बेहतरीन सोचोगे उतना जेब में नोट आएगा, वरना सब एकदम गिलावा रेल और फिर सत्तू खाकर रिक्शा या अन्य चीजें नहीं हो जाती। कहे नहीं समझते हो आप? में समाचार पत्र पत्रिका पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ज्ञान का, इससे सृजनात्मकता। अच्छा, स्वतंत्र बनाना, क्या कह रहा है? बच्चे को स्वतंत्र, मन इंडिपेंडेंट, फ्री, अपना मनमौनी करने वाला, स्वतंत्र। सर स्वतंत्र सही होता है स्वतंत्र विचार के साथ, स्वतंत्र विचारशीलता, आत्मविचार, वो सही हो जाएगा। लेकिन बच्चे को इंडिपेंडेंट, माता पिता एक रार बातों से बाहर, वो ना है कि इंडिपेंडेंट, दूसरों पर आश्रित नहीं। अच्छा विद्यार्थी प्रतिस्पर्धी देख रहे हैं, कहते हैं कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन। नहीं सर, कभी मत लेना उत्तर। गला काट प्रतियोगिता चल रही है अभी, एक दूसरे का पैर क्या टांग और गला काट दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता नहीं लेना है उत्तर कभी भी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लेना है, हेल्दी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कभी नहीं। कहता है ये मनोरंजक उपकरण उपलब्ध, मनोरंजन, ये विद्यार्थी को उनके अपना जो नजदीकी संसार है, अपना संसार है, परिवेश है, उससे जुड़ने का, अंतः क्रिया करने का मौका उपलब्ध है। डी इज द बेस्ट आंसर। तोरांग मीन्स जंगल, झारखंडी। आइए और निकालिए। कहता है, वैसे तो आप लोग ये पढ़ेंगे उसमें,
फिर भी थोड़ा सा हो जाए। आपका घर, ये याद रखना आप, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये पूरब है डियर, और ये पश्चिम है, ये उत्तर दक्षिण, ये पूरब, खै का हाथ पूरब, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। मगर रास्ता में मिलेंगे, ये याद रखना। चलिए, ये डायरेक्शन जरूर याद रखना। ये वाला साइड उत्तर पूरब कहलाता है, ये दक्षिण पूरब कहलाता है। हेलो, पृथ्वी का द्वि ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसीलिए दक्षिण पश्चिम कहते हो, ये उत्तर पश्चिम कहते हो आप। तो जब दुकानदार इन्ने रहेगा, कहेगा ई सापेक्ष दिशा में, तो तुरंत ऐसे सोचना कि ई जा रहा है दक्षिण पूरब। ये कौन दिशा हो जाएगा? दक्षिण, ये वाला दक्षिण पूरब। यही डायरेक्शन आप याद नहीं रखते हो, गड़बड़ा जाते हो, गड़बड़ मत करना। आइए, अपन क्या करते हैं ना, बारी बारी से। घर को बोल दिया x, आपका विद्यालय y बोल दिया विद्यालय को। यद्यपि आप इधर बकैती देगा, सीधा राजमार्ग नहीं है, टेढ़ा गुच्छा है, पहले इन्ने आ जाओ, इन्ने आ जाओ, इन्ने आ जाओ। तो कहता है क्या कि दक्षिण में 125 मीटर चला जाना, फिर पूरब मुड़ जाना 100 मीटर लंबा। कहते हैं दक्षिण में 125, चले गए 125 दक्षिण में। दक्षिण में कहां से? x रूपी घर से। कहते हैं ठीक पूरब में 100 मीटर, तो पूरब मेरा इधर है, पूरब मेरा ना इधर है, तो 100 मीटर आप चले गए पूरब में। अब पूरब तो 100 मीटर इधर हो गया, पहले 125 गए, फिर पूरब में चले गए 100 मीटर। अब कहता है अंत में आपका ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर y है, उत्तर ऊपर होगा। अरे ये भी 125, ये भी 125, ओही तो सोझे सोझा है, ये हो गया y। और y को आप क्या बोलते थे? कह दिया विद्यालय। अब कहेगा विद्यालय के सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष y पट्टी, यह हाथ की तरफ, कहिएगा ये तो है पश्चिम भाई। कहे मास्टर बारह टेले था डीजे की, खैका हाथ पूरब ईस्ट, खैका से बगैर खैका ओन्ने पश्चिम। तो देख लियो तोर उत्तर, और यहां से यहां तक 100 मीटर, अंजादो नहीं लगा लीजिएगा, अंदाजा कि सबे ना भैगोलॉजी है। 100 मीटर पश्चिम कन्ने है, 100 मीटर ठीक पश्चिम, इधर एक लम्बर में। कहता है विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहां स्थित है? विद्यालय के सापेक्ष यानी y के सापेक्ष x। सर इसके सापेक्ष कहता है x पश्चिम, कहता है x के सापेक्ष आप कह देते पूरब, x के सापेक्ष, मेरे सापेक्ष आप, मैं किस दिशा में हूं? पूरब दिशा में। आपकी दिशा क्या होगी? पश्चिम। आपके सापेक्ष डीजे, मेरी स्थिति पूरब, मेरे सापेक्ष चटिया पश्चिम। सापेक्ष का मतलब समझे? टुवर्ड्स टू, या फिर आप देख लीजिए कहता है रिस्पेक्ट टू, पर्सपेक्टिव टू, सापेक्ष का मतलब होता है। ए इज द बेस्ट आंसर। ऐसे ये मैं आपका ऐसे दे दे, टेढ़ा ना जाना पड़ेगा जी, ये उत्तर दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो टेढ़ा ना जाइएगा। तो ई निकालने के लिए कर्ण बराबर, कर्ण हाइपोटेनस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर उधर रूट अंडर हो जाता था, ये स्क्वायर उधर जाके रूट ओवर हो जाता था। बस इसका स्क्वायर और आधार का स्क्वायर निकाल लेता, जोड़ लेना था, बस निकल जाता आंसर। कर्ण चूंकि ये बड़ी भुजा हो जाती ना, ये बड़ा वाला रास्ता, जिंदगी का वो नहीं है कि सर बारी बारी एकदम कोनिया कोनिया घुस जाएंगे, कोनिया कोनिया निकल जाएंगे, ये नहीं। चलिए ठीक है।
बाकी क्वेश्चन आएंगे देख लेंगे। चलिए, हम मिर्ची के बिना भोजन नहीं कर सकते, तो मिर्ची दक्षिण अमेरिका से आई हुई है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कहां से? दक्षिण अमेरिका। 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची आई हुई है, पढ़ा होगा आपने। आइए अगला प्रश्न जो है आपके लिए, कहता है कोई लड़का नागरकोइल मडगांव से 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। कब हुआ? 4 जून को। याद रखें 5 जून नहीं है, 6 जून को उतरा ट्रेन से। कब? 4:30। इसका मतलब भोरे का, AM का पूर्वाहन, क्योंकि 16:30 नहीं है सर। ये 16:30 लिखता ना, हम समझ जाते अपराहन, PM, समझना। ये पूर्वाहन है क्योंकि 4:30 दिया है, तो भोरे का समय हुआ। अर्थात 6 जून को इसने 4 घंटे 30 मिनट ट्रेन पर रहा और चढ़ा कब? 4 जून 2020। ये क्या कर रहे हो सर? नहीं समझा। समय नहीं निकालोगे जी। काहे? दूरी तो आपका देले है, दूरी देले है 1145 किलोमीटर, और समय निकालिएगा तब ना, दूरी बटा समय, चाल निकल जाएगा। कहे चाल बराबर दूरी बटा समय, सूत्र पढ़े हैं, तो खाली पढ़े से थोड़े होगा, दिमाग तुरंत खोलना ना होगा जी। कहता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी तो देले है यहाँ, समैया नहीं निकालिएगा। कहता है 4 जून को ट्रेनी पे चढ़ा, कखन चढ़ा भाई? रात के 10:30। 22:30 का मतलब रात का PM हो गया, अपराहन। काहे 12 बजता है, 12 बजे से पहले AM, पूर्वाहन। तो 12 बजे के बाद रात का जो 24 घंटा है ना, उसके बाद अगला दिन घुस जाता है 59 सेकंड पे, 59 पर। तो 22:30, 23:30 और 24, मानो 1.5 घंटा रहा ट्रेन पर। कई तारीख को? मेरी बात समझना, 1.5 घंटा 4 तारीख को ट्रेन पे रहा। का है? उसके बाद 5 तारीख घुस जाएगा, 1.5 घंटे बाद। तो 24 में से आप इसको घटा लेना, या मन की आंखों से कहना कि 4 जून 1 घंटा 30 मिनट, 5 जून को पूरा 24 घंटा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और यहां दिया नहीं है। 6 तारीख को उतर रहा है वो, एक दिन में 24 घंटे। 6 जून को 4 घंटे 30 मिनट, सबको जोड़ो, कितना हुआ? 4:30 में 1.5 जोड़ लीजिए, 6 हो गया, और 24 6 30 घंटे निकल गया, 30 घंटे। इधर दिया है दूरी आपका, दूरी बट्टा चाल बैठाओ जी। कहता है 11:45 समय बट्टा 30। अब कटाओ जी, 5 4 9 1 10 1 11 1 1 2, दशमलव में आ रहा है, दशमलव में ना। 3 से कटाएंगे, 0 कह देंगे, तुम रुको उधर। इसको अपन देखिएगा ट्रिक से, 0 कहिए, हट जाओ तुम, रुको अभी। 3 से, 3 तिया 9, हाथ रहा 2, 3 8 24, 3 का 3, 2 3 6 18, 38 पॉइंट ऐसा कुछ है। 0 को थोड़ी देर का है, तुम रुको, दशमलव 1 अंक पाछू जाएगा ना, अगवा करके सोच लेंगे। 2 अंक रहता 0, तो पाछू था ना, तो 2 अंक अन्य आगू करके सोच लेते। अरे महाराज जी, 30 का एना एना सोची लो, एनो एनो, आसानी ना होगा जी। और हम क्या कर रहे थे? अंकों का योगफल जो होता है ना, वो कट जाए यदि 3 से, तो आप कह देना पूरा संख्या खत्म 3 से। तो मैं जोड़ रहा था 11, ये पूरा कटा नहीं, मैं समझ गया दशमलव में आई तो राम। हाँ, तैयार रहिए उसके लिए। डी नंबर, मधुमक्खी के जादरों के बारे में नहीं है नर। देखिए, मर्दवा मधुमक्खी ना सहवास, फिजिकल रिप्रोडक्शन सब के लिए काम आता है, और सहवास करती है रानी मधुमक्खी के साथ, मर जाती है, फिर मर जाती है, फिर समझिएगा। और कोई विशेष काम नहीं है, और कोई विशेष काम नहीं है। 8000 यदि मधुमक्खी है छत्ता में, तो 200 150 मात्र मधुमक्खी नर नर।
और बाकी सर एक्के गो रानी में छत्ता में रहेगी रानी मधुमक्खी, ओकर काम अंडा देना, वो 2 से 3 साल जिंदा रहती है। बाकी सर वो भी मादा मधुमक्खी है, लेकिन उसका ग्रंथि जो है ना अंडा देने वाला, वो नय उसमें रहता है जी विशेष रूप में, इसलिए वो संतान नय अंडा नहीं दे पाती है। तो एक्के गो रानी मक्खी रहती है। बाकी मादा जनोनी लेडीज मादा मधुमक्खी वो पराग चुनती है, छत्ते से जाकर के रस शहद पराग चुनती है, लाती है, बच्चों का देखभाल रखती है। नर का काम केवल इतना, तुझ में और तेरे मादा में बस फर्क है इतना। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां, ये जो मादा मधुमक्खी है ना रानी मक्खी को छोड़ के, वो सब कार्यकर्ता मधुमक्खी कहलाती है, श्रमिक मधुमक्खी कहलाती है, कामकाजी मधुमक्खी कहलाती है, वर्कर्स बी हनी बी कहलाती है। ये लिख लेना। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां जी, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी जी, बाकी नहीं देती है, फीमेल है फिर भी। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती, अत्यंत महत्वपूर्ण। बी सी पूछ क्या रहा था, सही नहीं है। आहा, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं जी, काहे रानी मक्खी एगो, ओकरा बाद नर मधुमक्खी कुछ 100-150 लगभग, और बाकी सब 7-8 हजार, वो सब मादा मधुमक्खी, लेकिन अंडे नहीं दे पाती है। 40 दिन 45 दिन जिंदा रहती है, 40-45 दिन। रानी मधुमक्खी 2 से 3 साल जिंदा रहती है। और बाकी नर वाली मधुमक्खी वो तो सहवास करेगी, फिजिकल रिप्रोडक्शन, फिजिकल सेक्सुअलिटी, बस मर जाएगी। मकड़ी में भी वही पाया जाता है, सहवास, बस मर गया। चलिए, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी डी नंबर हमको भूखा देते हैं, कहते हैं नेतृत्व बनाया गया हमारे संविधान बीमार अम्बेडकर साहब। हाँ, पौधों के लिए जाना, हाँ कुछ होना है, ठीक हम जाता हूं, बहुत हो गया तो हमरा परेशान कर दीजिएगा। जय हिंद। इसका कमेंट्स कीजिए उत्तर, हम देखते हैं आपको। और फिर आप कहिएगा सर हम फंस गए, ई वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आती, ये समझ लीजिए महाराज, छोड़ेंगे कुछ नहीं, खाली हमको टोई मिलन सबको अनार देंगे और कॉन्सेप्ट देंगे बुजुर्ग। ई है कुछ नहीं, ई है मुरई मूली, ये है सलजम सलगम, ये है आपका गाजर गाजर। ये सब जो भाग है ना, ये देख रहे हैं, इस सब में भोजन है। ये जो मोटा भाग है ना, ये भोजन को संरक्षण करके रखता है। और जड़ देखिएगा कैसा है, मूसला जड़, मूसला, टैप रूट, एगो पढ़ाए थे ना, फाइबरस रूट, फाइबरस, सुतली या जकड़ा जड़, तंतुमय जड़, धान में मोथा में न जकड़ियलो रहता है, रेघा रेघा, धनिया सब में जड़ उखाड़िएगा तो घोंजो घोंजो झोटो। आम में देखिए, आम में एकदम जड़ जाएगा मूसली नियर है ना, एकदम नीचे तक मूसला जड़, टैप रूट। उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, मैंने उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो गाजर है, मूली है, सलजम है, इस सब में भोजन ना स्टोर रहता है, संचित, यानी भंडारण। ये कखनो कखनो देखते हैं कोनो क्वेश्चन में भोजन संचित ले लेता है, कथों में नहीं लेता है। सर ये तो मूली सलजम गाजर की बात कर रहे हैं, ये जो है ना स्टोर करके रखेगा फूड को, सही बात है, बाकी नहीं रखेंगे, बाकी में तो जड़ें होती हैं, ये तो जड़ में ही स्टोर करके रखता है। तो जड़ में स्टोर करके रखता है, पौधे के लिए क्या, तो जड़ स्टोर करके रखता है। अच्छा, ह्यूमस प्रदान करना कहता है, अरे आप ना खाद पानी देते हो जी, कहता पानी और खनिज को सोखना, एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, बात तो सही है जी,
पौधे को सहारा देना। अब देखें कोड के अनुसार चलिए तो चारों ऑप्शन किसी में है ही नहीं। डी सी भोजन संचित कहता ह्यूमस देना, प्रोवाइड करना। तो पौधे को सहारा, पौधा खड़े नहीं होगा, हवा जो अभी चल रही है ना उड़िया जाएगा जड़ों के बिना। तो ह्यूमस, अरे ह्यूमस कौन देता? खाद पानी या तो वो प्रकृति देगा। प्रकृति एक जगह से बाढ़ आ गया, उस कारण से हो सकता है मनुष्य ने दे दिया खाद पानी यूरिया पोटास। जड़ कहीं बाबू घर से थोड़े ह्यूमस लाता है, ह्यूमिडिटी एकदम हलाहल उर्वरक मिला हुआ खाना पानी, ह्यूमस वो नहीं देता है जड़। बी को काटिए, ए सी डी किधर है? बी नंबर। शांति प्रदेश नहीं है सर, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज 8 गो है। जम्मू कश्मीर लद्दाख चंडीगढ़ नहीं है। मणिपुर भी दिया है, रुको। कहते हैं भारत का संघ शासित प्रदेश। देखिए चंडीगढ़, मणिपुर नहीं है। मणिपुर, चंडीगढ़ तो आपका है हरियाणा। कच्चे तेल पेट्रोल, चलिए ठीक है रहने दीजिए जी, थैंक यू। बढ़ते हम ईवीएस के दुनिया में चले हैं। उसके बाद वाला आपका ईवीएस किधर है? है असम। 3 से 3.5 मीटर, या बोल देगा 10 से 12 फीट, या बोल देगा कक्षा के कमरे के आकार का। फंसिएगा मत, बांस पर बनाते हैं ना, बाढ़ वाला इलाका है असम। पढ़िएगा, पढ़ लीजिए इसको, देखिए कितना बढ़िया। छह गो कहता है, जो 6 विषय है ना उसमें एक है। चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं। अच्छा ये प्राकृतिक संसाधन पदार्थ ये सब अपन नहीं पढ़े, एगो है ए नंबर खाली। तो जो है वही पूछ रहा है। उपाख्यान अभिलेख आ गया। एनेक्डोटल, एनेक्डोटल नहीं रिकॉर्ड करता। इसमें क्या रिकॉर्ड नहीं करते हो आप एनेक्डोटल में? एनेक्डोटल में, अरे यार तुम लिखिए रहा है चट्टा कहीं का। एनेक्डोटल देखिए मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान, यानी कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को आप दर्ज नहीं करेंगे। निर्णय लेने वाले कथन कि एकदम फैक्ट जजमेंट दे दिया गया, ये अब कभी नहीं सुधरेगा या अब ये कभी नहीं बिगड़ेगा। बच्चे की जो स्ट्रेंथनेस है, उनकी मजबूतियां, अच्छाई, उनकी जो कमजोरियां हैं यानी उनका वीक पॉइंट, उसको आप दर्ज करते हो। कहता है बच्चे की रुचि क्या है और संबंध आदि की पहचान करना। ये आप लिखोगे लेकिन दर्ज क्या नहीं करोगे, क्या नहीं लिखोगे? ए और बी। अरे यार एक बात बताइए, एक बात बताइए, समस्याग्रस्त स्थिति या फिर खत्म हो जाने वाला लाल, जैसे IUCN 1972, रेड डेटा बुक, संकटग्रस्त पक्षी कौन कौन है कहते हैं, उसके बारे में लिखता है क्या? संकटग्रस्त है कौन, उसके बारे में लिखेगा? या कोई बच्चा दिव्यांग है उसके बारे में लिखेगा क्या? नहीं। हम किसके बारे में लिखेंगे? बच्चे की कमजोरियां, बच्चे की मजबूतियां, बच्चे का रुचि किस विषय में है, बच्चे की रुचि किस विषय में, उनके बारे में ना लिखते हैं। ऐसा थोड़े है कि डिसीजन वाले कि बच्चा 5 साल से एकदम पास होते जा रहा है, फर्स्ट टॉपर इन द क्लास, ऐसा डिसीजन अब कभी फेल ही नहीं होगा। हो सकता है जी। निर्णय लेने वाले, समस्याग्रस्त, ऐसा उत्तर क्यों ले रहे हैं? एनेक्डोटल। आइए, लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवि के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। लैंगिक विषमता आप समझ रहे हैं, पूर्वाग्रह, पक्षपात, जेंडर स्टीरियोटाइप, डिस्पैरिटी, जेंडर के प्रति बायसनेस,
इसके प्रति कह रहा है क्या? विषमता, पक्षपात। इससे जुड़ा हुआ तथ्य के प्रति बच्चे को क्या करना है? जागरूक, अवेयर, सेंसिटिव, संवेदनशील। जागरूक, संवेदनशील मतलब करना चाहती है। तो कौन सा आप विकल्प लोगे? क्या करना चाहिए आपको? और आप देखो जी, आज के समय में महिलाएं ऑटो नहीं चलाती, बस नहीं चलाती, बहुत कम चलाती हैं। यदि आप क्लास में शामिल कर रहे हो कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा लड़का जिसकी मां ऑटो ड्राइवर है, उसको कक्षा में आमंत्रित कर दीजिए। तो हो गया लिंग पूर्वाग्रह को चुनौती देना। लिंग पूर्वाग्रह को चुनौती देना। रूढ़िवादी कह रहा है विचार को छात्र को प्रस्तुत करना, रूढ़िवादी मॉडल। अरे सर, आप तो रूढ़िवादी पूर्वाग्रह कर ही रहे हो, मैं क्यों जाऊं आपके साथ में जी? जाओगे क्या? रूढ़िवादी नजरिया, मॉडल, प्रोजेक्ट, विभिन्न प्रकार के कार्य के फ्लैश कार्ड। क्या दिखाना? क्या है जी? फ्लैश कार्ड। मोटे गत्ते पर उभरे हुए चित्र या अक्षर, मोटे गत्ते पर क्या कहलाता है? फ्लैश कार्ड। और वो सब कहाँ गया? हाँ, इधर फ्लैश कार्ड। इससे बच्चों में सीखने में, मैं कहता हूं, जब नंगी आंखों से दृश्य वास्तविक अवलोकन कर ही रहे हैं, हम चित्र पे क्या जा रहे हैं जी? दृश्य, टीएलएम, इसी पे जाओगे आप? किस पे जाओगे आप? वास्तविक नजरिया, आंखों से देखना। तो वो जो ऑटो ड्राइवर आई ना, वो तो बच्चों ने खुद से देखा। अरे वाह, हमारे सामने देखो डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, ये सभी जीवंत उदाहरण हैं जो पुरुषों के गाल पर करारा चमाटा है। और वैसे लोग जो पक्षपात करते हैं, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी विचार रखते हैं लिंग के प्रति, ऐसे उदाहरण लीजिए ना, कितना एकदम अपन खा के समझाएंगे। आइए अब यहां देखिए, क्या नहीं लीजिए सर, ऐसा डायग्राम मत लीजिए जहां बच्चा जो ऑप्शन मत लीजिए जहां रटना पड़ा हो। जहां बच्चे में खुद के कौशल का विकास हुआ हो, वैसे ऑप्शन लीजिए, खुद से रोचकता के साथ, जो आसानी से कर सके ज्ञान के निर्माण में सहायक। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के पहले पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था? पुनीत यानी टीचर, उसका उद्देश्य क्या था? ड्राइंग कौशल, कहता है अच्छा पेंटर बनाने का कौशल विकसित करना, ड्राइंग अच्छा बच्चा बना सके। क्या समावेशी कक्षा में सब ऐसा कर पाएंगे? पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थी का कहता है टेस्ट लेना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित डायग्राम बना सकता है या भौतिका कि बना नहीं सकता है। तो पाचन से संबंधित शिक्षार्थी के विचार को, किससे संबंधित? पाचन से संबंधित शिक्षार्थी के विचार को जानना। किससे संबंधित? यही सही। पढ़िए, पाचन की प्रक्रिया पर देखिए, उत्तर सोचिए। थोड़ा सा सोचे। मानव शरीर का डायग्राम दिया और फिर उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने के लिए बच्चा को बोला होगा, और पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। आप लोग देख लिए ना एक फोटो या कंकाल प्लास्टिक का। अब आप लोग जो है ना, बनाओ तो डायग्राम। तो पुनीत का नजरिया पाचन की प्रक्रिया पे विद्यार्थी का टेस्ट लेना, मूल्यांकन करना कि नंबर उम्बर कैसे। फिर कहता है पाचन से संबंधित विद्यार्थी के, यानी कि बच्चे ने कितना जानकारी प्राप्त किया, कितना ज्ञान प्राप्त किया है, इसको जानना, विचार को जानना। डी इज द बेस्ट आंसर। फिर समझिए जरा सा, मूल्यांकन बच्चे की
मूल्यांकन करना, नंबर टेस्ट इत्यादि। अच्छा, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं कि बच्चे का टेस्ट ही लिया जाए। हालांकि आकलन किसके लिए होता है? आकलन बच्चे की कमी को जानने के लिए होता है और उसे बेहतर ढंग से सुधार सके, इसके लिए होता है। तो खैर, मूल्यांकन दिया गया है, आप डी देखो, डी बेस्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन। रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। बोलिएगा, फॉर्म होगा ज्ञान का, रचना नंबर वाला जो होगा ना, नंबर प्राप्तांक, उसे लिखा रहेगा सम्मेटिव। योगात्मक आकलन क्या लिखा रहेगा? तो बच्चे की कमी का पता लगाना, छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, अच्छी बात है। देखते हैं, और बच्चे के सीखने की को भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रचनात्मक, बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। कहता रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, क्या पढ़े? प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, यानी 3-3 महीना पे, क्वार्टरली एग्जाम 3-3 महीना पे। और आप जानते हैं क्वार्टरली एग्जाम अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, या अध्यापक को किसको सुदृढ़? पढ़ाई लिखाई को बेहतर करने के लिए। क्या करने के लिए राजकुमार साहब? पढ़ाई लिखाई को बेहतर करने के लिए। मेरे भाषा में पढ़िए, ये किताबी तो मशीनी भाषा है, औपचारिक भाषा पढ़िए। औपचारिक भाषा, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए हमर भाषा लीजिए, मातृभाषा हो, अनौपचारिक। पढ़ाई लिखाई को मजबूत, बढ़िया, गुणवत्तापूर्ण करने के लिए, मास्टरों को समय पर उसके प्रति एक्शन लेने के लिए कि बहुत बच्चा पीछे तो नहीं छूट रहा है, उसमें भी ये मदद करता है। कौन? जी, करता है। बोलिए, रिपोर्ट कार्ड, तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा, बरमाही परीक्षा, बरमाही यानी एनुअल एग्जाम, बरमाही यानी कि सत्रांत परीक्षा। बोलिए, सत्रांत परीक्षा, एनुअल एग्जाम, सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है, जहां पर रिपोर्ट कार्ड में नंबर दर्ज होते हैं, ग्रेड, प्राप्तांक, श्रेणी, रैंक दिए रहते हैं। योगात्मक आकलन कहलाएगा। जो कि नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा। बाकी जो होगा वो तो ठीक है, नहीं पूछ रहा है। पढ़ते रहिएगा आप लोग, जड़ता ना, हमको पेडागोजी 76 से लाने दीजिएगा। अच्छा जी, बोलिएगा। ग्रह पृथ्वी से छोटा है। देखिए, कहेगा पृथ्वी के सादृश्य शुक्र, चमकीला ग्रह वीनस, शुक्र, लेकिन पृथ्वी से छोटा कह रहा है। सबसे छोटा तो बुध है हमारा। और पृथ्वी का स्थान याद रखिएगा, आकार में भू सुप्रीम। क्या याद रखिएगा? भू सुप्रीम। हेलो, वृषभ, और इसके बीच में मेटेरॉइड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि। ये गैसीय अवस्था में 4 ग्रह हैं, गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। ये है ठोस अवस्था, पार्थिव ग्रह, ठोस अवस्था, पार्थिव ग्रह, ठोस रूप में, और ये गैसीय अवस्था में है। सूर्य से नजदीकी के आधार पर बुध, बोलिएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, बोलिएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बुध, बोलिएगा, बुसुप्रीम वृषभ, बुसुप्रीम वृषभ, बोलिए। अब कौन बड़ा कौन छोटा, यही सीरीज लगाइए। वृषभ, प्रिसुम्बु, वृषभ, वृषभ। बृहस्पति सबसे बड़ा, गैसीय अवस्था, सबसे ज्यादा इसके पास है प्लैनेट, ये उपग्रह, उपग्रह यानी सैटेलाइट।
सैटर्न, सैटर्न वलय वाला ग्रह सैटर्न यानी कि शनि। फिर उसके बाद अच्छा गैनीमीड, टाइटन, टाइटन उपग्रह। फिर उसके बाद जो है ना चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का वो कैसा मानव निर्मित या प्राकृतिक, प्राकृतिक। अच्छा ये देख रहे अरुण, ये देख रहे हैं वरुण, वरुण यानी कि नेपच्यून, ये यूरेनस। तो ये साइज के अनुसार है। वृषभ और इधर प्रिसुम्बु याद रखिएगा, प्रिसुम्बु, बोलिए वृषभ प्रिसुम्बु, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, ये आकार के आधार पर, ये साइज, साइज याद रखेंगे साइज, और ये निकटता किससे, सन के आधार पर, निकटस्थ के आधार पर। अब इसी में सांझ का तारा, भोर का तारा, लाल ग्रह। अच्छा सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को। पृथ्वी के जैसा ही ये लगभग बड़ा है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को। किसे कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को। अच्छा ये इतना छोटे हैं ना कि 88 दिन में परिक्रमा लगा लेता है बुध एकदम। तो जो ज्यादा छोटा है तो सूरज का गर्मी कहां से मिलेगा, इसीलिए पुल बोल देता है क्या सबसे गर्म ग्रह। बुध नहीं रहता है ऑप्शन में, शुक्र ले लेता है आंसर में, शुक्र चूंकि नजदीक है और ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा हीट मिलेगा इससे। ओके पृथ्वी से छोटा, पृथ्वी से छोटा, ठीक है। तो आपका बुध हो जाएगा इधर, ठीक। नहीं लीजिएगा, मंगल नहीं लीजिएगा, पृथ्वी से बड़ा है मंगल। आइए बस 5 मिनट। एलसीएम 2005 के रूल प्राथमिक उद्देश्य 1 to 5 कंठस्थीकरण लोगे क्या। अच्छा हाशियाकरण समझ लीजिए, मार्जिनलाइज, मार्जिनलाइजेशन। कॉपी में आप छोड़ते हो मार्जिन, कॉपी में क्या छोड़ते हैं, मार्जिन। हेलो कॉपी में क्या छोड़ते हैं, मार्जिन, हाशिया। कॉपी में जब उस कुछ भाग को छोड़ दिया तो समाज में भी ऐसे दलित व्यक्ति हैं, SC ST या अन्य व्यक्ति हैं जिसे जाति से बाढ़ देते हैं, समाज से अलग कर देते हैं, हाशिया पे रख देते हैं, उसे क्या कहेंगे, अपवंचित बालक समूह। अपवंचित, डिप्राइव्ड, हाशियाकृत बालक क्या कहते हैं, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है उसे क्या कहेंगे, हाशियाकृत, मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट। हो सकता है पापा जी ने क्राइम कर दिया, 20 वर्ष चले गए, मर्डर कर दिया तो जाति से बाढ़ देता है, हाँ, या समाज निकाला जिसे, नहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, तो हाशियाकरण समझ गए। तो लिंग संबंधी विषय की तथा हाशियाकरण के मुद्दे पर समालोचना करना, ठीक। बच्चे की कंठस्थ कला का विकास गलत, कहता है ईवीएस के वर्णन महत्व पर जोड़, ईवीएस के सीखने में वर्णन, डिस्क्रिप्शन, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याहान। प्रत्याहान नहीं समझे तो ये समझिए चिंता को कहते हैं, दुश्चिंता, प्रत्याहान दुश्चिंता करना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में निम्न में से कौन सा होना चाहिए, क्या कहता है, वातावरण संबंधी मुद्दा। इधर कह रहा है लिंग संबंधी, जेंडर कंसर्न एंड इश्यूज ऑफ मार्जिनलाइजेशन, उसके प्रति क्रिटिकली एड्रेस करना, क्रिटिकली एड्रेस, यहां एड्रेस दे दिया गया है संबोधन करना। उत्तर सोचिए और बताइए। सिक्सटी 69 हो गए, 59, 56। हाशियाकरण बता दिया मैंने, अपवंचित,
यानी कि समान भाव से बर्ताव नहीं करना, भेदभाव करना, अलग भेदभाव करता है। और आप जो है ना लिंग के प्रति क्या करोगे, सब में समालोचनात्मक चिंतन करेंगे ना लिंग के प्रति। और ऐसा नहीं है कि वातावरण, बोलिए ए नंबर होगा, काहे जी? वातावरण संबंधी मुद्दा है, बोलिए प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड अटैक, उसको पहचानना, उसको ये हमारा लक्ष्य दिया है एनसीएफ 2005 ने ना। नहीं, एनसीएफ ने क्या बोला, किताबी ज्ञान को वातावरण से जोड़िए, ये बोला है ना। किसी के प्रति असमानता नहीं होना चाहिए, सबसे बेस्ट वाला उद्देश्य है। कहता है हाशियाकरण नहीं होना चाहिए। ईवीएस पढ़ रहे हैं ना, किसी के साथ भेदभाव करोगे क्या, हाशियाकरण पे रखोगे उसे आप, चाहे लिंग कोई सा भी, लिंग संबंधी विषय की कहता है। तथा मुद्दा कैसा, और अन्याय कौन सा, बोलिए न्याय के प्रति सरोकार नहीं होना, जबकि न्याय होना चाहिए ना सबके साथ। ईवीएस तो यही कहता है ना। इन सबसे बेहतरीन मुद्दा तो हमारा ए होगा। और ये जो आप देख रहे हो वातावरण संबंधी मुद्दे, इतने इतने एसिड अटैक, क्राइम हो रहे हैं, रेपिस्ट वगैरह फैल रहे हैं, ये सब दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि इत्यादि, जैनी वो क्रिश्चियनिज्म इत्यादि। तो इस मुद्दे को पहचानना ये मुख्य मुद्दा नहीं है, और इसके प्रति चिंता, कंसर सबसे मुख्य मुद्दा है। कंठस्थ तो होगा नहीं। कहता है ईवीएस में सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना, सीखने पर जोर देना चाहिए। यहां कह रहे सीखने का व्याख्या कैसे करेंगे, वर्णन कैसे करेंगे, उस पर जोर देना, वर्णन पर जोर देना, डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन इन लर्निंग ऑफ ईवीएस। सीखना कैसे है उस पर जोर दोगे, लेकिन सीखने का वर्णन पर, व्याख्या पर जोर देना। कैसे खाया जाता है, ये अत्यधिक जरूरी है। बच्चे के लिए क्या जरूरी है कि भोजन सुपाच्य, अरे यार नहीं, आप लोग इसे समझिए ना जरा। यहां देखिए ना, वर्णन दिया गया है, और आप क्या करेंगे, आपने अभी क्या देखा, न्याय के प्रति सरोकारिता होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, वो वाला मेन क्या है, ईवीएस समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक अध्ययन। तो किसी को हाशिया पकड़ने पे नहीं रखेंगे ना, एक नंबर यार। आगे बढ़ते हैं, देखिए पढ़िएगा क्या दिया है, कोडिंग में है। जी, एकीकृत प्रवृत्ति, ठीक है। एकीकृत में क्या बताए थे, याद कीजिएगा, यह थीम आधारित होती है, सी सही है। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय, उप विषय शामिल है, बोलिएगा गलत, नहीं ये गलत बोलिएगा। काहे, हम क्या बताए थे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा एवं विभिन्न मुद्दे, उनका एकीकरण। क्या देखिए, साइंस, सोशल साइंस, और ईवीएस, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इश्यूज ऑफ मेनी इश्यूज। बच्चा अपने परिवेश, पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। संपूर्ण रूप में देखना, किताब के ज्ञान को उससे जोड़ना, न कि विवरण, व्याख्या, क्योंकि वो टीचर नहीं है, वो पर्यावरणविद नहीं है। जैसा कि अभी ऑप्शन में आप फंसे थे डी नंबर में, ए बी
और सी। देखिए कैसा फंसाने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे निकल जाओगे फंसने वाले जाल से। निम्न में ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त सीखना, कहता है ज्ञात से अज्ञात सीखना, ईवीएस का ज्ञान जीवन से जोड़कर प्रासंगिक। अपन को तो सभ्य सही लग रहा है जी। पूछ क्या रहा है? ईवीएस है ए तो सभ्य तो दिया है जी, तब काय को फंसना है? थीम कौन सा है? वही 6 गो थीम याद रखना है। चीजें जो बनाते हैं, जो करते हैं, जानवर, पेड़ पौधे। देखिए जानवर और पादप ये तो आपके उप थीम है, कार्य एवं खेल उप थीम है। ये थिंग्स हम ये 6 गो मेन थीम है, 6 गो मेन थीम है ना। और अभी तक याद नहीं है तो आप ही लोग के लिए ये बेहतरीन वाला गाल पर तमाचा वाला क्वेश्चन है। पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधार। देखिए मैंने जब पढ़ा रहा था ना, बता रहा था, यहां पर क्या है ना, पुस्तक अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स रोजमर्रा की चुनौती, असल जीवन की घटनाएं, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, वास्तविक जीवन और उनके अनुभव, वास्तविक स्थान। ये देखिए उनके, देखिए सुनीता विलियम्स से अपने अनुभव का वर्णन किया हुआ है। और वो सुनीता विलियम्स क्या है ना, वास्तविक लोग के रूप में हो सकते, अभी भी जिंदा है, जीवित हैं, वास्तविक लोग। असल जीवन की घटनाएं, सुनीता अंतरिक्ष में, रोजमर्रा की चुनौती, बाधाएं। सी नंबर। अच्छा ये स्थान क्या ले रहे हैं हम? नहीं, भोजन खराब होते हैं, उनका परिरक्षण रखना चाहिए, प्रिजर्वेशन, खाद्य पदार्थ के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? परिवार के अनुभव तथा पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परिरक्षण से संबंधित व्यक्ति से, कहता है कोई खाद्य परिरक्षण वाला व्यक्ति है, यानी जैसे डॉक्टर, बीमारी हुआ तो डॉक्टर उसका व्यक्ति है, वैसे ही खाद्य से जुड़ा हुआ, कोल्ड स्टोरेज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई कीटनाशक वाला, पेप्टिसाइड वाला डॉक्टर, उससे क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ऐसा कह रहा है कि खराब ना हो, अपव्यय, बर्बाद ना हो। संसाधन का सुझाव उपयुक्त कौन सा है? इस विषय पर ऑडियो विजुअल एड्स आज के बाद नहीं भूलिएगा, आज पढ़ाया है ना एवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। मैं रणनीति के साथ चलता हूं कि कौन सा पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है जो कि काम करे। ये नहीं कि वो पढ़ा दिए, वो पढ़ा दिए, वो पढ़ा दिए, नहीं, रणनीति के साथ ये पढ़ाएंगे तो यहां 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 लागू होगा। और अभी तक में फंस रहे हैं। कहता है व्याख्या कभी मत लो, लेक्चर देखना, इंग्लिश लेक्चर मिलेगा, लेक्चर, डिस्क्रिप्शन, विवरण, वर्णन, पूरी तरह से ये सब शिक्षक केंद्रित है। सोच, स्याही, जोड़ा एवं साझा, क्या देखिएगा, थिंक, इंक, पेयर, शेयर। खाद्य पदार्थ के खराब होने के सुझाव उपयुक्त है। परिवार के अनुभव और पारस्परिक क्रिया, ये क्या है यहां पर? पारस्परिक क्रिया। इतना सा काफी है आपके आंसर को लेने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए। अंतः क्रिया ना, चूंकि सामाजिक अध्ययन या परिरक्षण, क्या अंतः क्रिया। और ये आपको फंसाने के लिए, सोच, स्याही, जोड़ा, साझा, फंसाने के लिए बस स्याही, सोच, तो फंसना नहीं है। आप जानते हैं सामाजिक गतिविधि से ही तो पर्यावरण की उत्पत्ति हुई है। सामूहिक क्रियाकलाप, अंतः क्रियान्वयन। एवं शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? चलिए देखिए, स्वच्छता, अरे हटना, फिर आ गया क्या रे? तुम लोग ने देखो, रुको। हाँ,
एक्सपेरिमेंट करोगे आप, प्रयोग किया। फील्ड विजिट कहता है क्षेत्र भ्रमण पर जाएंगे हम, प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। असाइनमेंट तो होमवर्क दे दिया जी, सबसे बचिए। असाइनमेंट, होमवर्क, दत्त कार्य। तो शिक्षक निम्न में किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? आप क्या करवाते हैं ग्रुप में बच्चों को, क्या करवाते हैं? अच्छा, प्रोजेक्ट क्या है, परियोजना क्या है? कोई असाइनमेंट, कोई कार्य पर आप क्या करते हैं? कोई भी प्रोजेक्ट रहता है, प्रोजेक्ट, मुझे इतना लाख का टर्नओवर करना है, मेरा ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मतलब क्या? कोई गोल, कोई लक्ष्य, और उस पर समूह में कार्य करते हैं, कोई कंपनी भी। तो वैसे ही आपका प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वर्क, कहते ईवीएस के 15 अध्याय जो दिया गया है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना, बताए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन का अध्याय, तीसरे राष्ट्रपति, रचित एक कहानी। इसका उद्देश्य क्या है ये जो देने का? चाय फूकते हैं, गर्म चीज है ना चाय, ठंडा हो जाता है हमारे फूक से। आज ठंडी के समय में यदि अभी हाथों को गर्मी मिल जाती है, ये कैसे? गर्म चाय को मुंह से फूके, ठंडा हो गया, और यहां ठंडा हाथ है, ये गर्म हो गया। हमारी फूक तो वही थी। तो ये बातें वर्णन करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जल चक्र के प्रत्यय, जल चक्र का कॉन्सेप्ट, प्रत्यय मतलब अवधारणा, कॉन्सेप्ट, संघनन, कंडेंसन यानी कि जमना, जमने के बारे में प्रोसेस बताते हैं। प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, सांस लेना और छोड़ना, वाष्पन, छात्रों की रुचि, छात्रों की, बच्चों की रुचि क्या है? सांस लेना और छोड़ना। इसके बारे में पुस्तक में वर्णन है, पढ़ेंगे तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, काटिए, ऑप्शन को काटिए। तो सबसे पहले आप अंक लाइएगा। कक्षा में पदोन्नत, या तुमको प्रमोशन दे दिया, प्रमोट कर दिया, तुम 2 क्लास से 3 क्लास में चला गया, या पदोन्नति पे रोक लगा देना। प्राप्तांक, ऐसे उत्तर मत लीजिए। गुणात्मक ठीक है, योगात्मक गलत है। गुणात्मक माने गुण, बच्चे का प्रोग्रेस, विद्यार्थी की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति से संबंधित करता है। विषय के अनुसार प्रगति का आकलन। अब देखिए, आप क्या रचनात्मक आकलन न बोल रहा है? तो रचनात्मक आकलन मतलब क्या? बच्चे के गुण का विकास, यानी क्वालिटी का विकास। किसका? क्वालिटी, क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव कौन होता है? रचनात्मक आकलन। बार बार मैं बताता हूं, ध्यान नहीं देते हैं शायद। फॉर्मेटिव, कैसा? फॉर्मेटिव, समेटिव नहीं। अब कहता है विद्यार्थी की विषय के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार प्रोग्रेस। यहां भी तो वही बात बोल दी। तो हम उत्तर के रूप में क्या ले लें? ए नंबर नहीं ले लेंगे कि गुणात्मक तो हो ही जाए, चलो ठीक है। गैर शैक्षिक और शैक्षिक भी हो जाए बच्चे का विकास, यानी मात्रात्मक भी। हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन होता तो वही है। बच्चा ज्ञान का विकास यदि करेगा रचना, तो नंबर भी तो बढ़ेंगे, यानी मात्रात्मक भी। शैक्षिक के साथ गैर शैक्षिक, अर्थात एक करिकुलर के साथ को करिकुलर, स्कॉलस्टिक के साथ क्या? को स्कॉलस्टिक। तो 1 नंबर हमारा उत्तर। अगला जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, अपना नोट्स पढ़ेंगे, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, एनेक्डोटल। हेलो डियर, अगला जो अध्याय हम लोग देखेंगे, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, एनेक्डोटल, रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी, उनसे जुड़े हुए बातें हैं। ईवीएस के शिक्षक सदैव पास डायरी रखता है। अरे डायरी रखता है तो पोर्टफोलियो है भाई। तथा अपने छात्र के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन रहता है, शिक्षक प्रयोग करता है। तो शिक्षक प्रयोग करता है, बोलिएगा। विवरण पेटिका, विवरण पेटिका, विवरण लग रहा था मुझे। दृष्टांत अभिलेखन, देखिएगा,
रोज के दिन में एक डायरी रखता है, दृष्टांत यानी एनेक्डोटल कहलाता है। कल अपन लोग इस पे चर्चा करेंगे, दोनों में अंतर क्या है। समय काफी हो चुका है। सदैव अपने पास एक डायरी कलम रखता है। आगे तो पढ़िए, बच्चे की कमजोरी और मजबूती, उनकी दिलचस्प बातें, उनका अवलोकन करता है, उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करके लिखता है, उनकी कमजोरियों के बारे में, मजबूतियों के बारे में। इसे एनेक्डोटल कहते हैं। अच्छा, नंबर से जुड़ा हुआ, नंबर आदि लिख रहा है तो वो चेकलिस्ट है। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल रेट दे देना कि ये बच्चा मेरा इंग्लिश में 3 स्टार, 2 स्टार। नेक्स्ट डे देखेंगे। आप देखिए एनेक्डोटल, बारीक सा अंतर है। इसमें क्या है ना, बिहेवियर आता है और डे टू डे मेंशन रिपोर्ट होता है। लेकिन एक फाइल होता है, विवरण पेटिका, पत्र पेटिका, पत्राधान भी जिसे कहते हैं हम, पोर्टफोलियो को पत्राधान देखते हैं, क्योंकि समझाना है तो अच्छे से। फिर आगे देखिएगा, निम्न में कौन सा ईवीएस आकलन का सूचक हो सकता है? सूचक हो सकता है कौन सा? याद नहीं, सहयोग, बहुत अच्छी बात है, अवलोकन, ए और बी। अच्छा, प्रत्याहान, प्रत्याहान यानी कि प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण फिर से रटना, फिर से किसी याद करना, किसी चीजों को याद करना। ए बी किधर है? नहीं है क्या ए नंबर? ओफ माय गॉड, मुझे पुराने दिन याद आते। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है, वास्तविक चुनौती। कार्यपत्रक देख रहे हैं, वर्कशीट देना, इससे तो बच्चे को मदद मिलती है। विद्यार्थी को सूचना देना, जानकारी देना, विद्यार्थी को सीखने का अवसर देना, यही है। आज के शिक्षक क्या है ना, बच्चे को केवल सिलेबस पूरा करते हैं, सोचने का, चिंतन करने का, क्वेश्चन लगाने का या गलती करने का नहीं देते। क्या मौका, अपॉर्चुनिटी, यही सबसे बड़ी चुनौती है आज के शैक्षिक। क्योंकि सबको सिलेबस पूरा करने की ही लत लगी हुई है। कोई आगमन विधि से पढ़ाना नहीं चाहता, सब निगमन विधि से सूत्र ले करके बस मार रिजल्ट, अवसर नहीं देना चाहते। यह सबसे बड़ी चुनौती है। प्रभावशाली रिसोर्स कहां यहां देख रहे हैं आप लोग? ऐसे नजर घुमाए यहां तक पहुंचे। प्रभावशाली संसाधन, टाइम ना बचाना है जी। कविताएं, कहानी, ठीक, ये भी है, ठीक है, लेकिन इससे भी प्रभावशाली है क्या? देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक से भी बढ़िया तो कुछ होगा। कार्यपत्रक, वर्कशीट, दृश्य, कहता है देखना। कविता और कहानी तक तो दे दीजिए आप, कविता और कहानी, क्योंकि ये बच्चे के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ करके बच्चे के संज्ञान को विकसित करता है, संज्ञान को विकसित करता है। दृश्य, दृश्य क्या, विजुअल एड्स बोल रहे हो, मटेरियल, या क्या बोल रहे हो? इसलिए स्पष्ट नहीं है। आगे देखिए, पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। क्या हो सकता है? हमारे समाज में रहने वाले लोग, मानचित्र, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, अरे उनसे जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत के माध्यम से जुड़ेंगे बालक बालिकाएं। आइए आज के सेगमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन, आकलन, बच्चे का टेस्ट लेना। कहता है अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा आनंद, रुचि लिया जाता है। एक देखिएगा चीज, पेपर पेंसिल टेस्ट, बोलिएगा रटंत विद्या। पेपर पेंसिल टेस्ट क्या होगा? लिखित परीक्षा, एमसीक्यूज या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नंबर पर आधारित जो होते हैं, प्राप्तांक पर आधारित, योगात्मक आकलन। कभी मत लीजिए इसे। पोर्टफोलियो द्वारा आकलन अच्छी बात है, पेपर पेंसिल यहां भी है, डी काट दीजिए, बी काट दीजिए। कहता है फीडबैक, परीक्षा का अरे वाह, क्या दिया है?
तो पेपर पेंसिल परीक्षा की प्रतिपुष्टि, शेयरिंग ऑफ फीडबैक ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, सोचेंगे थोड़ा सा, फिर आगे देखते हैं। कहता है पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, इस पर भी सोचते हैं। मौखिक प्रश्न को हटा दीजिए। तो पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, असेसमेंट करना पोर्टफोलियो के द्वारा, बच्चे के डेली लाइफ का लेखा जोखा होता है पोर्टफोलियो। और आकलन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा विद्यार्थी द्वारा, हाँ, सुगंध लिया जाता है, अच्छा, आनंद लिया जाता है। चलिए देखिए, पेपर पेंसिल परीक्षा दिया है ना, इसलिए आप इसे गलत कर दो। रचनात्मक आकलन के द्वारा या बच्चों के आत्म साक्षात्कार के द्वारा, बच्चों के विचार के द्वारा यदि दिया रहता ना, तब फीडबैक प्रतिपुष्टि बढ़िया था। फीडबैक बच्चे से ले रहे हैं, प्रतिपुष्टि तो बढ़िया था। यहां पर पोर्टफोलियो हमारा बेहतर उत्तर हो जाएगा। पोर्टफोलियो के द्वारा यानी कि बच्चे की डेली, डे बाय डे का लेखा जोखा, और उसके द्वारा बच्चे का आकलन। क्या होता है, अगले कक्षा में भी बच्चा पास हो गया, एक फाइल रखी रहती है सबके नाम से, सेल्फ में, अलमारी में। पोर्ट मैंने आसानी से ढोने वाला, फोलियो यानी कि फाइल, आसानी से रखा, सेल्फ में रखा हुआ रहता है, जिसमें बच्चे के कमजोरियों और मजबूतियों के बारे में लिखा हुआ रहता है। सोलमन इसमें नहीं है, सोलन, अरे चट्टा कहीं का। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।